नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भारतीय प्राचीन इतिहास के एक और नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा था मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आज अब हम देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ था तो उसके बाद और कौन कौन सी डायनेस्टीज आती हैं और कौन कौन से वंश आते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा आता है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ को कौन मार देते हैं? हमारे पुष्यमित्र शुंग मार देते हैं और वहां से वो शुंग वंश की स्थापना कर देते हैं। और इसके आगे फिर हमारा कण्व वंश आता है, फिर सातवाहन आते हैं और ऐसे बहुत सारे वंश आते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम शुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कण्व, फिर हम सातवाहन, फिर हम पढ़ेंगे क्षत्रप के बारे में, फिर शाकास, पार्थियंस और ये इनके आर्ट्स, लिटरेचर, ये सारी चीजें आज हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब हमारी मौर्य डायनेस्टी का पतन हो जाता है, मौर्य वंश का पतन हो जाता है, तो उसके बाद हमारी कौन सी डायनेस्टी आती है? सबसे पहले तो उत्तरी भारत में हमारी कण्वा डायनेस्टी सातवां शुंग वंश आता है। कौन सा वंश आता है दोस्तों? शुंग वंश आता है, जिसके संस्थापक हमारे पुष्यमित्र शुंग बनते हैं। और नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, फिर हमारी आती है कण्व वंश, और फिर अगला हमारा अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पे सातवाहन, और उड़ीसा वाले रीजन में हमारा चेदी डायनेस्टी के रूलर्स आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों कि इसी समय यवन, शक और पार्थियन और कुषाण जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने उत्तर भारत में आक्रमण किया था। तो ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं अपनी क्लास में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, एक होते हैं हमारे स्वदेशी शासक, एक होते हैं विदेशी शासक। तो स्वदेशी में हमारे थे शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी, ये हमारे भारतीय थे। और विदेश से जो फॉरेन इन्वेडर थे उनमें थे यवन, फिर शक, फिर पार्थियन, फिर हमारे कुषाण आते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं किससे? शुंग डायनेस्टी से। तो अगर मैं आपसे शुंग डायनेस्टी की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि हमारे मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे मौर्य वंश के, उनका नाम था बृहद्रथ। उनकी हत्या उनके ही कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, और पुष्यमित्र शुंग ने हमारी शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारी आती है कि ये हमारे ब्राह्मण थे। और कौन सा गोत्र था दोस्तों उनका? तो आपको गोत्र याद रखना है, कौन सा था? भरद्वाज गोत्र के थे। किस गोत्र के थे? भरद्वाज गोत्र के थे। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और कुल 112 वर्षों तक इनने शासन किया, और टोटल ये लोग थे 10 शासक। 10 रूलर्स ने 112 वर्षों तक शासन किया, ये चीज आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट आता है इनके जो अंतिम शासक थे उनका नाम था देवभूति। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, हमेशा मैं आपको एक चीज तो बताता ही हूं कि सोर्सेस, कि हमको जानकारी कहां से पता चलती है किसी भी चीज की, स्रोत क्या है। तो सबसे पहला हमारा आता है दोस्तों पुराण। पुराण से हमको पता चलता है पुष्यमित्र शुंग को शुंग वंश का संस्थापक बताया गया। कहां पे पता चलता है? पुराण में हमको पता चलता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों महाभाष्य। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई? पतंजलि के द्वारा। इसमें हमको बताया गया है, देखिए अभी आगे चलकर मैं आपको जस्ट थोड़ी देर में समझाऊंगा कि पुष्यमित्र शुंग ने हमारे अश्वमेध यज्ञ करवाया था। लेकिन इसमें अब एक कैच है, यहाँ पे आपको समझना ये है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ 2 बार करवाया है, ऐसा हमको अयोध्या अभिलेख से पता चलता है, अयोध्या इंस्क्रिप्शन से। लेकिन उसने एक बार यज्ञ करवाया है, ये हमको पता चलता है दोस्तों किससे? हमारे महाभाष्य से। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किसने लिखी है? हमारे बाणभट्ट ने लिखी है। बाणभट्ट ने और क्या लिखी है सौरभ सर? कदम्बरी लिखी है। क्या लिखी है? कदम्बरी लिखी है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट हमारा आता है गार्गी संहिता। फिर हमारा आता है दिव्यवादन। तो दिव्यवादन में बताया गया कि पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का विरोधी बताया गया। तो ये जो दिव्या जी का वो है, मतलब दिव्यवादन है हमारा, इसमें हमको बताया गया है कि हमारा जो पुष्यमित्र शुंग है वो बौद्ध धर्म का विरोधी है। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल बात है, इसको अभी हम आगे चलकर देखेंगे। फिर हमारा आता है दोस्तों मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखी गई है, और अग्निमित्र को विदिशा का शासक बताया गया है इसमें। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब हम कुछ मुद्दे की बात पे आते हैं। हमारे संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, है ना। इनकी राजधानी कहां पर थी दोस्तों? पाटलिपुत्र वाले रीजन में थी। अंतिम शासक का नाम था देवभूति, और कुल शासक कितने थे? 10 थे। और 185 से लेकर 75 बीसी तक इनका शासनकाल माना जाता है। और इनके बाद कौन आते हैं? हमारे कनवंश के आते हैं। और मालविका अग्निमित्रम आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी? हमारी पहली बात तो आपको याद रखना है, कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। मालविका अग्निमित्रम हमारे कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। और मालविका और अग्निमित्रम के बीच में जो प्रेम प्रसंग था उससे रिलेटेड इसमें पूरी कहानियां लिखी गई है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रमुख स्रोत, तो हमने पढ़ ही लिए हैं। तो चलिए अब हमारा आता है पुरातात्विक स्रोत। देखिए मैंने आपको बताया कि स्रोत भी 2 तरह के होते हैं। एक हमारा होता है पुरातात्विक स्रोत, मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, और एक और होता है दोस्तों हमारा लिटरेचर वाला, मतलब होता है हमारा साहित्यिक वाला। तो ये चीज अब हमने देख ली है। तो हमने अभी साहित्यिक वाला पढ़ लिया, अब हम पुरातात्विक पढ़ेंगे, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला हमारा आता अयोध्या अभिलेख। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें बताया गया पुष्यमित्र के 2 अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया गया। किसमें?
अयोध्या अभिलेख में बताया गया, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बेसनगर का अभिलेख, इसमें यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का उल्लेख है। फिर हमारा आता है बहरूत अभिलेख, इसमें शुंगकालीन कला एवं स्थापत्य का प्रमाण हमको देखने को मिलता है। और बेसनगर दोस्तों, बेसनगर किसको कहते हैं हम? हमारे प्यारे विदिशा को कहते हैं। किसको कहते हैं? विदिशा। विदिशा कहाँ है सौरभ सर? विदिशा इज इन मध्य प्रदेश। विदिशा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। विदिशा से एक चीज और आपको याद रखना है कि विदिशा में ही हमारे उदयगिरी की गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं हैं? उदयगिरी की केव्स हैं। ये चीज भी आपको याद रखना है। वहीं पर क्या है, हमारा गंज बसौदा भी है, बहुत गर्म जगह है ये मध्य प्रदेश की, है ना। फिर हमारा आता है बहरूत का ये अभिलेख। बहरूत कहाँ पे है बच्चों? ये हमारे सतना में है। कहाँ पे है? सतना वाले दादू, है ना। और सतना के ओडीओपी की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या टमाटर को ओडीओपी मिला है? जी हाँ, मिला है। और नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो हमारा बहरूत स्तूप है, इसको 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया था। याद रहेगा कब किया गया था? 1873 में। तो सर बहरूत का बता दियो, तो सांची का भी बता ही दीजिए। तो बच्चों सांची का जो स्तूप है हमारा, उसको 1818 में मतलब 1818 में जनरल टेलर के द्वारा खोजा गया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सांची के स्तूप की एक चीज और याद रख लो, 1989 में उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था। सारे फैक्ट्स आप भी याद रखिए, मैं भी याद रखता हूँ। और सिक्के हमको मिलते हैं और हमको स्थल, तो सांची हो गया हमारा। सांची मैंने जस्ट अब भी आपको बताया, कौन सा 1989 में उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। और 86 में किसको? खजुराहो को। बहरूत और विदिशा शुंग संस्कृति के प्रमुख केंद्र है। तो आइए दोस्तों, अब हम सबसे शुरू करते हैं किससे? हमारे पुष्यमित्र शुंग से हम अब अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पुष्यमित्र शुंग। अगर मैं दोस्तों आपको इसका बताऊं मेन बात, तो इसका आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना है, इसको टाइटल मिला था सेनानी का। कौन सा टाइटल मिला था? सेनानी का टाइटल मिला था। लेकिन आप बोलोगे सौरभ सर आपने हमको बिंबिसार के बारे में बताया था कि बिंबिसार को भी तो कोई कोई टाइटल्स मिले थे। कौन कौन से टाइटल मिले थे बिंबिसार को? उसको सैनिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सैनिक। और क्या कहा जाता था हमारा? सेनिया कहा जाता था। लिख लो, हमारा जो बिंबिसार था उसको हम सेनिया कहते थे, और क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों, है ना। लेकिन जो हमारा कौन है, पुष्यमित्र शुंग है, उसको हम सेनानी कहते थे। ये चीज याद रहेगी। वेरी गुड। 185 ईसा पूर्व में इसने क्या किया? बृहद्रथ को पराजित करके कौन सी वंश की स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना की। और इसको ही औदभिज भी कहा जाता है और अनार्य के नाम से भी जाना जाता है। और क्या कहते हैं इसको? हम अनार्य भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसका काल वैदिक पुनर्जागरण, दैट इज वैदिक रेनेसेंस। मतलब वैदिक रेनेसेंस मतलब यहाँ से वैदिक धर्म वापस से जागने लगा, है ना, पुनरुत्थान होने लगा, तो उसके लिए जाना जाता है। और इसका जो साम्राज्य था दोस्तों, वो हिमालय से लेकर बरार तक और पंजाब से लेकर मगध तक फैला हुआ था। और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई थी। कहां बनाई थी? पाटलिपुत्र में बनाई थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला आता है हमारा, देखिए मैंने आपको बताया हिमालय से लेकर बरार तक, मतलब ये होता है कि ये हमारा प्यारा हिमालय है ना। और ये हमारा कौन सा रीजन है? बरार है। ये चीज क्लियर हो गई। बरार ये मध्य प्रदेश के आसपास वाला रीजन है। फिर हमारा आता है पंजाब से लेकर कहां तक? हमारा पाटलिपुत्र मतलब मगध वाले रीजन तक। तो ये चीज भी आपको याद रहनी चाहिए, मैं आशा करता हूं, है ना। देखिए हिमालय से लेकर कहां तक बच्चों? ये बरार तक, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है कि फिर हमारा पंजाब से लेकर कहां तक? मगध तक। तो ये हमारा इसका रीजन था। मैं अगर आपसे बोलूं, ये है हमारा प्यारा भारत देश, ये है हमारे हिमालय। तो हिमालय से लेकर अगर हम पूरा नीचे तक जाएंगे तो वो कौन सा वो होगा? ये हमारा भारतवर्ष होगा। क्या होगा? भारतवर्ष होगा। लेकिन 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 ये अगर हमारा भारत देश है, ये हिमालय है, हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक के रीजन को हम आर्यवर्त कहते हैं। क्या ये आपको याद है? आपको याद है ना कि हिमालय से लेकर पूरा नीचे तक हमारा भारतवर्ष होता है, लेकिन हमारा जो क्या, कहां से लेकर? हमारा हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक आर्यवर्त होता है। याद रहेगा। और भारतवर्ष पहली बार किस जगह पे पता चलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख पे पता चलता है, याद रखिएगा, ठीक है, खारवेल के। और अगला हमारा आता है दोस्तों, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। इसका समय इसके लिए फेमस था। इंडो ग्रीक आक्रमणों का प्रतिरोध किया, याद रखिएगा, है ना। और अश्वमेध यज्ञ को आयोजन किया। 2 बार किसमें हमको पता चलता है? 2 बार किया है इसने, हमको पता चलता है अयोध्या अभिलेख में। और 1 बार किया है हमको पता चलता है महाभाष्य में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, बौद्ध धर्म का क्या करता है? विरोध करता है, विवादित है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है पुष्यमित्र शुंग। सबसे पहले हमारा आता है, इसके समय पे विदर्भ का युद्ध होता है। तो पुष्यमित्र के शासनकाल की पहली प्रमुख घटना थी कौन सा? विदर्भ का युद्ध। फिर हमारा आता है, विदर्भ पर यज्ञसेन का शासन था और अग्निमित्र ने यज्ञसेन को हराकर विदर्भ का शंग साम्राज्य से में मिला लिया। याद रखना, अग्निमित्र ने किसको हराया था दोस्तों? अग्निमित्र ने हमारे यज्ञसेन को हराकर विदर्भ को शुंग साम्राज्य पर मिला लिया था। और नेक्स्ट आता है हमारा, इसका उल्लेखन हमको देखने को मिलता है मालविका अग्निमित्रम में। और मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी है? कालिदास जी ने लिखी है। तो ये चीज आपको याद रखती है।
देखिए अब हम देखेंगे किसका आक्रमण, यवन का आक्रमण। यवन ही हम किसको कहते हैं दोस्तों, इंडो ग्रीस को ही हम यवन कहते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, डिमेट्रियस ने किया था। किसने किया था, डिमेट्रियस ने किया था। अभी हम थोड़ी चलकर आगे पढ़ेंगे डिमेट्रियस के बारे में, क्लियर है। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है दोस्तों, इसका उल्लेख हमको महाभाष्य, गार्गी संहिता और मालविका अग्निमित्रम में देखने को मिलता है। और वसुमित्र ने सिंधु नदी के तट पर यवनों को पराजित कर दिया था। याद रखिएगा, वसुमित्र ने किसको, हमारे यवनों को, दैट इज इंडो ग्रीक्स को हरा दिया था सिंधु नदी के तट पर। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। देखिए मैंने तो अभी आपको बताया अश्वमेध यज्ञ के बारे में, तो सबसे पहले हमको पता चलता है महाभाष्य के हिसाब से। तो महाभाष्य के हिसाब से दोस्तों कितनी बार, एक बार, एक बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। किसने, हमारे किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। और अयोध्या अभिलेख में कितनी बार होता है दोस्तों, 2 बार होता है। तो ये चीज आपको याद करनी है, ये मेंस में आते हैं ऐसे टॉपिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों कि हमारा जो बौद्ध धर्म है और पुष्यमित्र शुंग है उसके बीच में विवाद बताया गया है। तो अब ये चलिए हम देखते हैं कि ऐसा क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए ऐसा मानते हैं लोग कि हमारे दिव्यवादन में लिखा हुआ है कि जो हमारा पुष्यमित्र शुंग था वो बौद्ध भिक्षुओं को परेशान किया करता था, प्रताड़ित किया करता था, है ना। लेकिन पहली बात तो अब ये है, हर चीज के 2 पहलू होते हैं ना, जैसे सिक्के का एक हेड होता है, एक टेल्स होता है। तो मान लो ये हेड है। अब भाई अगर मान लो कि वो बौद्ध भिक्षुओं को परेशान करता था, उनको प्रताड़ित करता था, तो फिर दूसरी बात ये भी तो बताओ कि भाई साहब ने सांची स्तूप का क्या करवाया था, रेनोवेशन करवाया था, है ना। और वहां पे तोरण द्वार इसी ने बनवाए थे भाई साहब ने, ये क्यों नहीं बताता कोई, है ना। लेकिन उसके काल में ही सांची और बहरूत स्तूप का विकास होता है ना। इसीलिए यह विषय हमेशा विवादित माना जाता है। ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई, हेड भी क्लियर हो गया, टेल्स भी क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला आता है अपना अग्निमित्र। अब हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन रहता है दोस्तों, अग्निमित्र रहता है। इसके समय की एक अगर खास बात करूं मैं, तो इसने राजा बनने से पहले कहां के शासन थे, ये विदिशा के थे। और शुंग वंश के द्वितीय शासक होने के साथ साथ ही पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे। और विदर्भ के यज्ञसेन को पराजित किया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है, विदर्भ के यज्ञसेन को भाई साहब ने पराजित किया था। और मालवी का अग्निमित्रम में इनका वर्णन हमको देखने को मिलता है। वसुमित्र की अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों, तो पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, पौत्र थे। देखिए पुष्यमित्र शुंग, फिर उनके बेटे कौन होते हैं, हमारे अग्निमित्र होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, हमारे अग्निमित्र होते हैं। अग्निमित्र के पेटे मतलब हमारे पुष्यमित्र शुंग के पोते कौन होते हैं, हमारे वसुमित्र होते हैं। कौन होते हैं, वसुमित्र होते हैं। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी कि वसुमित्र भाई साहब ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों की रक्षा की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था दोस्तों कि जब अश्वमेध यज्ञ से घोड़ा होता था, जब घोड़ा पूरे टेरिटरी से लौट कर आता था, अपना विस्तार वाला जो काम करके आता था एक्सपेंशन का, तो उसका क्या होता था, बलि दे दी जाती थी, उसको काट दिया जाता था। लेकिन ये जो हमारे वसुमित्र भाई साहब हैं, इनने बोला कि घोड़ों की बलि अब से नहीं देना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसका भी उल्लेख हमको मालवी का अग्निमित्रम में देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा भागभद्र। देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पुष्यमित्र शुंग है और है हमारा भागभद्र। क्यों है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो हमारा भागभद्र है दोस्तों, भागभद्र की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये 9वें नंबर का शासक था। इसके समय पे क्या होता है, हमारे भागभद्र के समय एक यूनानी राजदूत आता है जिसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस आगे चलकर हमारा वैष्णव धर्म अपना लेता है। कौन सा धर्म, वैष्णव धर्म, मतलब भगवान विष्णु को मानने लगता है। और इसी के चलते हुए वो क्या करता है कि वो हमारा जो होता है गरुड़ स्तंभ होता है, जिसको हम खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं। किस बाबा के नाम से जानते हैं दोस्तों, साथियों, खाम बाबा। और क्या बनवाता है वो, हमारा गरुड़ स्तंभ बनवाता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा गरुड़ स्तंभ है। इसको ही हम हेलियोडोरस पिलर भी कहते हैं। तो ये हमारे भागभद्र के समय पे आए थे। ये एमपीपीएससी में भी पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है, और रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछा गया है कि हेलियोडोरस किसके समय पे आया था। तो वो आया था शुंग वंश के शासक भागभद्र के समय पे। तो क्या आप इसका आंसर सही दे देंगे अगर एग्जाम में आता है, जी हाँ बिल्कुल दे देंगे, है ना। तो ये हमारे 9वें नंबर का शासक था। और हेलियोडोरस बेस नगर स्तंभ से प्रसिद्ध है। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस इनके दरबार में आया था और हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था और तथा भागवत वैष्णव धर्म को अपनाया था। भागवत को ही हम वैष्णव धर्म भी कहते हैं। तो देखिए ये चीज आपको अब याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, नेक्स्ट
अगर मैं आपसे गरुड़ स्तंभ की बात करूं तो देखिए ऐसा कुछ दिखता है हमारा गरुड़ स्तंभ, ये हमारा गरुड़ स्तंभ है ना। और ये विदिशा बेसनगर में है। विदिशा में ही मैंने आपको बताया था कौन सी गुफाएं हैं, उदयगिरी की केव्स है, उदयगिरी की केव्स है, उदयगिरी की गुफाएं हैं। और बेसनगर अभिलेख के बारे में मैंने आपको बताया था। भागभद्र के यूनानी राजदूत हीलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया था और भगवान विष्णु और वासुदेव को समर्पित है ये। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा देवभूति। देखिए मैंने आपको बताया था प्रथम शासक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। अंतिम कौन है, देवभूति। देवभूति की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका क्या होता है, अंतिम शासक था और इसका भी एसेसिनेशन हो जाता है। जैसे इसके सबसे पहले इनके जो परदादा जी जो बहुत आगे के पुष्यमित्र शुंग थे, जैसे उनने अपने उसको मालिक को निपटा दिया था। उनके मालिक कौन थे, भागभद्र थे। उनका एसेसिनेशन कर देते हैं ये, है ना। वैसे ही देवभूति का साथ भी हो जाता है। देवभूति का भी क्या हो जाता है, एसेसिनेशन हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, एसेसिनेशन। अब कई लोगों को शायद समझ में ना आ रहे हो कि सर एसेसिनेशन क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज याद रखना, गरीबों का होता है मर्डर। क्या होता है, मर्डर। और जो बड़े लोग होते हैं, एलिट क्लास के लोग होते हैं, जो राजा महाराजा टाइप के लोग होते हैं ना, है ना, उन लोगों का एसेसिनेशन होता है। याद रहेगा, क्लियर हो गया। ये चीज आपको याद रखना। अरे हत्या यार, है ना, सरल भाषा में। तो ये देखो ये खटाक, ठीक है। तो देखिए इनके समय में शुंग वंश का क्या होता है, पतन शुरू हो जाता है और वसुदेव इनकी हत्या कर देते हैं। कौन करता है, वसुदेव इनकी हत्या कर देते हैं। और वसुदेव आगे चलकर कण्व वंश की स्थापना करते हैं। किस वंश की दोस्तों, कण्व वंश की। तो चलिए ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान एवं धार्मिक सहिष्णुता आती है, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस आता है इनके समय पे शुंग वंश में। संस्कृत साहित्य का विकास होता है और महाभाष्य किसने लिखी, हमारे पतंजलि ने लिखी। और योग सूत्र लिखी है, उसकी रचना होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। पतंजलि ने क्या लिखी है, महाभाष्य लिखी है और योग सूत्र लिखी है। तो उसकी रचना की जाती है उस समय, है ना। और सांची का विस्तार एवं बहरूत स्तूप का जीर्णोद्धार होता है और शुंगकालीन कला का क्या होता है दोस्तों, विकास होता है। ये चीज भी अब आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों कौन सा वंश, कण्व वंश आता है। तो ये चीज अब हम यहां से देखना शुरू करते हैं। तो किसके द्वारा स्थापित किया, बस आपको ये याद रखना है, वसुदेव के द्वारा। वसुदेव ने किसको मारा, देवभूति को मारा, खत्म। और कुछ याद नहीं करना है। एक चीज और याद कर लो चलो, इनकी राजधानी भी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। और इनका अंतिम शासक कौन था, सुशर्म था। तो ये चीज आपको बस याद रखनी है। और इन लोगों ने भी ब्राह्मण वंश को आगे बढ़ाया और वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाया। चलिए दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारी डायनेस्टी आती है, सातवाहना डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी। तो क्या हम शुरू करें सातवाहना की डायनेस्टी के बारे में। तो देखिए अगर मैं आपको इसकी बात करूं तो सातवाहना वंश के हमारे संस्थापक का नाम था दोस्तों सिमुख। क्या नाम था, सिमुख था। ये एक ऐसा वंश था जहां पे अपनी माताओं को बहुत माना करते थे यहाँ के राजा। अपनी मम्मी को तो अपन भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, आप सब भी मानते हैं। लेकिन क्या मम्मी के नाम मम्मी के पीछे का नाम आप रख सकते हो अपने नाम पे, नहीं रखोगे ना। लेकिन ये लोग रखते थे, है ना। जैसे गौतमी पुत्र सत्कारनी, है ना। और भी ऐसे बहुत सारे आएंगे, यज्ञश्री। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं शुरू से, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा सिमुख है ये हमारे सातवाहन वंश के क्या बनते हैं, संस्थापक बनते हैं। राजधानी दोस्तों इनकी रहती है अमरावती में। बाद में प्रतिष्ठान मतलब पैठन में शिफ्ट हो जाती है। मतलब ये हमारा आंध्र प्रदेश वाला रीजन चल रहा है। कौन सा रीजन की बात हो रही है दोस्तों, आंध्र प्रदेश वाले रीजन की बात हो रही है। ये पहली बात हो गई। फिर अगला आता है इनकी राजभाषा क्या थी दोस्तों, प्राकृत भाषा थी। और अगर मैं इनकी लिपि की बात करूं तो ब्राह्मी लिपि थी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको ही आंध्रास कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आंध्रास कहा जाता था। तो ये चीज आपको याद कर लेनी है, बिल्कुल रट लेनी है। इनको क्या कहा जाता था, आंध्रास कहा जाता था, ठीक है। और अगला आता है इनका राज्य गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में था। बहुत शानदार सौरभ सर, अब बता के बना के भी बता दो। मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा कौन सा प्यारा देश है, भारत देश है। भारत देश है। ये हमारी एक नदी है नर्मदा जी, जा रही है लेकिन कैसे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कैसे है, वेस्ट पश्चिम की तरफ जा रही है। फिर ये एक और हमारी नदी है, ताप्ती नदी है, गई। ये भी कैसी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की तरफ जाती है। मुल्ताई बेतुल से हमारी कौन सी निकलती है, हमारी ताप्ती नदी निकलती है। और हमारे अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा जी निकलती है, सोन निकलती है। तो हम नर्मदा जी को देख रहे हैं। और नर्मदा जी के ऊपर है हमारी विंध्य की पहाड़ी, नर्मदा जी के नीचे हमारे सतपुड़ा की पहाड़ी। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि हमारे विंध्य और सतपुड़ा के बीच से कौन सी नदी निकलती, तो नर्मदा जी निकलती हैं। और रिफ्ट वैली बनाते हुए निकलती हैं। याद रहेगा, रिफ्ट वैली मतलब ये उठे हुए हैं दो, विंध्याचल और सतपुड़ा। और नीचे से हमारी नर्मदा जी जा रही है। और नर्मदा जी के पैरेलल ही नीचे से और कौन सी नदी बह रही है, हमारी ताप्ती नदी। तो ये चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब ये हमारी एक प्यारी सी नदी है गोदावरी। कौन सी नदी है दोस्तों, गोदावरी। ये एक और हमारी प्यारी सी नदी है कृष्णा। और ये एक और हमारी प्यारी सी नदी है कावेरी, है ना। तो कृष्ण, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि इनका राज्य गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में था। मतलब आप क्या कोई बता सकता है कहां से कहां तक था,
क्या इनका राज्य यहां से लेकर यहां तक था क्या? अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? तो सातवाहना डायनेस्टी के लोग कहाँ रहा करते थे, इनका रीजन कौन सा था, अब आपको क्लियर हो गया एक एक चीज। वेरी गुड, मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्या आता है कि इनका राज्य गोदावरी और कृष्णा की नदी के बीच में था, और ब्राह्मण धर्म अर्थात वैदिक धर्म को के संरक्षक थे ये भी। देखिए नेक्स्ट आता है दोस्तों, अब सिमुक के बारे में अगर आपको मैं एक चीज बताऊं तो बस आपको ये बस याद रखना है कि सिमुक का वर्णन हमको पुराणों में देखने को मिलता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और सातवाहन वंश का हमारा संस्थापक था कौन? सिमुक। और नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, अब यहाँ हमारे आते हैं सिमुक के हमारे भाई रहते हैं, है ना, जो सिमुक के बाद उत्तराधिकारी बनते हैं, जिनका नाम रहता है कृष्ण। तो कृष्ण का नाम बस आपको याद रखना है, और कौन रहते हैं? ये द्वितीय शासक रहते हैं, और नासिक अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये हो गया हमारी दूसरी बात। देखिए अगला आता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे रहते हैं कौन? सतकर्णी प्रथम। और इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे आएंगे गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिनको उनकी माँ माता जी ने क्या बोला था? एक ब्राह्मण कहा था। एक ब्राह्मण का होता है ही इज द सेवियर ऑफ ब्राह्मण्स, दैट इज प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मणों का संरक्षक करने आएगा मेरा बेटा, है ना। चलिए तो सातवाहन वंश के प्रथम सफल शासक कौन बनते हैं हमारे? सतकर्णी प्रथम बनते हैं। नागनिका के नाने घाट अभिलेख में इनकी जानकारी मिलती है। मालवा, अनूप और विदर्भ वाले रीजन में इनने क्या किया? अपना प्रभुत्व स्थापित किया, दैट इज ही हैड कॉन्करड मालवा, अनूप एंड विदर्भ, है ना। मालवा आप समझते हो मध्य प्रदेश में, अगर मैं मालवा रीजन की आपसे बात करूं तो 28% के अराउंड हमारा मालवा रीजन फैला हुआ है। अगर मध्य प्रदेश 100% है तो मालवा रीजन 28% है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा, इसने भाई साहब ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और दक्षिण पटपति कहा जाता था भाई को, सबसे इंपॉर्टेंट बात, है ना। और मैं यहाँ पे तो सीधे लिख सकता हूँ प्रीलिम्स, है ना, क्योंकि आ भी चुका है ना। तो ये हमारा एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है कि सतकर्णी प्रथम को क्या कहा जाता था, है ना। या फिर ऐसा कह लो आप कि दक्षिण पटपति किसको कहा जाता था? तो दक्षिण पटपति मेरे प्यारे बच्चों किसको कहा जाता था? हमारे भाई साहब सतकर्णी प्रथम जी को कहा जाता था। ये चीज अब आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा हाला, इसको ही हम हाल कहते हैं। हाल की अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई साहब ने लिखी है गाथा सप्तसती, बस खत्म। हाल से आपको क्या याद रखना है कि हाल ने क्या लिखी है? गाथा सप्तसती लिखी है, बस आपको ये चीज याद रखनी है। अब देखो कैसे प्रेमी थे भाई साहब हमारे? साहित्यिक प्रेमी थे। कैसे प्रेमी थे? साहित्यिक प्रेमी, ये देखिए, है ना, कैसे प्रेमी थे? साहित्यिक प्रेमी थे, ये साहित्य से बहुत प्यार करते थे। और नेक्स्ट आता है हमारा कि ही इज अ नोन एज अ पोएट एंड अ पेट्रन ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इन्होंने क्या लिखी है? गाथा सप्तसती की रचना की है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और कैसे किस उसमें प्राकृत साहित्य के विकास में इनने प्रोत्साहन दिया, तो ये चीज दोस्तों आपको याद रखनी है। किससे याद रखनी है आपको? हमारे हाल से याद रखनी है, गाथा सप्तसती, बस आप इनसे याद रखेगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, जिनका नाम मैंने आपको बताया था, हमारे आते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन आते हैं? गौतमी पुत्र सतकर्णी आते हैं। और अगर मैं इनकी बात करूं तो सातवाहन वंश के सबसे महानतम शासक थे। कैसे शासक थे बच्चों? ही इज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। शक शासक नहपान को पराजित किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे चलकर आपको नहपान के बारे में पढ़ाऊंगा। इनने किसको हराया था? नहपान को हराया था, पराजित किया था। और अगली चीज आती कि साम्राज्य का विस्तार इनने मालवा सौराष्ट्र से लेकर कृष्णा नदी तक किया था। कहां से कहां? मालवा सौराष्ट्र से लेकर कृष्णा नदी तक किया था। और नासिक एवं नाने घाट अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है, नासिक एवं नाने घाट में इनका उल्लेख मिलता है। और बाद में रुद्र दमन प्रथम ने इनको हरा दिया था। रुद्र दमन वन ने इनको हराया था, इनने उसको नहीं हराया था। पहली बात ये, नहपान ने इनको हराया था कि इनने नहपान को हराया था? इनने, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहपान को हराया था, याद रहेगा। फिर से सुन लो, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहपान को हराया था, ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी रुद्रदमन प्रथम से हार गए थे। 2 बातें हो गई। और रुद्रदमन प्रथम इज नोन फॉर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के लिए रुद्रदमन प्रथम को जाना जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। और अगला दोस्तों हमारा आता है क्या? अगर मैं आपसे बात करूं किसकी? गौतमी पुत्र सतकर्णी की, तो देखिए, तो क्या होता है कि नासिक प्रशस्ति में लिखा गया है गौतमी बालाश्री। इनकी माता जी का नाम क्या था? गौतमी बालाश्री। इनने एक रचना की है, उन्हें एक ब्राह्मण बताया गया है। क्या बताया गया है? एक ब्राह्मण बताया गया है। और नासिक गुफा अभिलेख में साम्राज्य विस्तार की जानकारी देता है हमारा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताया कि गौतमी बालाश्री ने नासिक प्रशस्ति में क्या लिखा है अपने बेटे की तारीफ करते हुए? एक ब्राह्मण। क्या लिखा है बच्चों? एक ब्राह्मण लिखा है, तो ये चीज आपको रटी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारा आता है कार्ले अभिलेख। कार्ले कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? ये हमारे महाराष्ट्र वाले रीजन में, कहाँ पे है? महाराष्ट्र।
ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, कार्ले अभिलेख बौद्ध भिक्षुओं को दिए गए दान का अभिलेख इसमें हमको देखने को मिलता है, और नाने घाट अभिलेख में इनकी उपाधियों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला दोस्तों हमारा आता है क्या, कि सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली रूलर थे ये हमारे गौतमीपुत्र सत्कारनी, और नहपान को इनने पराजित किया था। लेकिन ये हार किससे गए थे, हमारे रुद्रदमन प्रथम से हार गए थे। काठियावाड़, नर्मदा घाटी और मालवा पर इनने अधिकार किया। सौराष्ट्र से लेकर कृष्णा नदी तक इनका क्षेत्र था। देखिए, हमारे ब्राह्मण धर्म के संरक्षक थे, तथा इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया था इनने। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये हमारे आई है प्रीलिम्स में। क्या आई है, प्रीलिम्स में आई है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया है भाई साहब ने। किसने, गौतमी पुत्र सत्कारनी ने, मतलब सातवाहन वंश के रूलर्स ने, है ना, क्या देना शुरू किया था, जमीन को दान में देना शुरू कर दिया था। किसको, ब्राह्मणों को। याद रहेगा पहली बात ये, लेड कॉइन्स, कौन से वाले कॉइन्स, लेड कॉइन्स इन्होंने ही इशू किए थे सबसे ज्यादा मात्रा में। क्लियर रहेगा, दो बात ये हो गई। तीसरी बात अगर मैं आपसे बात करूं तो बौद्ध धर्म के प्रति भी इनने क्या की, धार्मिक सहिष्णुता, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस था इनके अंदर। इसीलिए ये लोग ब्राह्मणों के साथ साथ बौद्ध भिक्षुओं को भी जमीन दान में कर देते थे, है ना। और नेक्स्ट आता है नासिक अभिलेख में पता चलता है कि बौद्ध भिक्षुओं को भी जमीन में दान दी गई है। याद रहेगा, कार्ले कहां पे है बच्चों, कहां पे है, महाराष्ट्र वाले रीजन में है। टाइटल्स की अगर मैं बात करूं तो इनको ही हम महाराज, राजराज और विंध्यपति के नाम से जानते हैं। किस पति के नाम से, विंध्यपति, किसी और का पति मत बना देना, है ना। तो विंध्यपति इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये, है ना। और वेंकट रमन स्वामी के नाम से जानते हो। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, एक ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण के नाम से हम किसको जानते हैं, हमारे गौतमी पुत्र सत्कारनी को जानते हैं। विंध्यपति किसको जानते हैं, हम गौतमी पुत्र सत्कारनी को रहते हैं। लेकिन दक्षिण पटपति के नाम से किसको जानते हैं, आज तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना ही होगा। किसको, दक्षिण पटपति। और क्षत्रिय दर्प मर्दन के नाम से भी जानते हो, शक पहलवन यवन निपुणन। चलो दोस्तों, अगले हमारे आते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। कौन आते हैं, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। अगर मैं इनकी बात करूं, मुद्दे की एक ही बात है इनकी, कि इनको पुलोमा नाम से जाना जाता था। किस नाम से, पुलोमा के नाम से जाना जाता था। इनको टाइटल मिला था, है ना। कैसा टाइटल मिला था, पुलोमा, है ना। नेक्स्ट आता है गौतमी पुत्र सत्कारनी के क्या थे, पुत्र थे एवं उत्तराधिकारी थे, प्रथम आंध्र सम्राट कहलाए। तो ये है हमारी इंपॉर्टेंट बात। ये क्या कहलाए दोस्तों, प्रथम आंध्र सम्राट कहलाए, मतलब फर्स्ट आंध्र एम्परर के नाम से जाने गए। और गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान को इनने क्या बना लिया, अपनी राजधानी बना ली। कहां पे है प्रतिष्ठान मेरे प्यारे बच्चों, ये भी महाराष्ट्र में है। कहां है, महाराष्ट्र वाले रीजन में हमारा प्रतिष्ठान है, याद रहेगा। और सातवाहनों की दो डायनेस्टी थी, एक थी हमारी अमरावती और एक थी हमारी प्रतिष्ठान। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला आता है हमारा कन्हेरी। कहां पे हमारे, महाराष्ट्र वाले रीजन में। गिरनार कहां पे है, गुजरात में है। गिरनार से अगर मैं प्यारे बच्चों आपको एक बात बताऊं, यहीं पे हमको एशियाटिक लायंस मिलते हैं। कैसे लायन मिलते हैं, एशियाटिक लायंस मिलते हैं। तो एशियाटिक लायंस आपको याद होगा पूरे हमारे वर्ल्ड में, है ना, ज्यादातर अगर आपको देखने को मिलेंगे तो अफ्रीकन लायंस देखने को मिलेंगे। लेकिन जो हमारा गिरनार गुजरात वाला रीजन है, वहां पर आपको एशियाटिक लायंस आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, कि ये हो गया हमारा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। दो चीजें इससे याद रखना, प्रथम आंध्र सम्राट कहलाया जाता है, इसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान पैठन को बनाई, और पुलोमा से इसको संबोधित किया जाता है। किससे दोस्तों, पुलोमा। क्लियर है, चलिए अगला आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सतकर्णी की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो सातवाहन वंश के अंतिम महान शासक थे हमारे ये, और सातवाहन साम्राज्य की शक्ति का पुनरुत्थान किया और पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित किया, शख्स को। अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और बस यही इनसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। देखिए दोस्तों, ये हमारे सातवाहन डायनेस्टी भी खत्म होती है। इसके भी अब हम इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जल्दी से। सबसे इंपॉर्टेंट, 30 से लेकर 250 ईसा पूर्व तक, बीसी तक इन लोग ने क्या किया, शासन किया। संस्थापक का नाम क्या था, सिमुक था। राजधानी कहां पे थी सौरभ सर, अमरावती। प्रतिष्ठान मतलब पैठन वाले क्षेत्र में थी। सौरभ सर भाषा कौन सी थी, प्राकृत भाषा थी। सौरभ सर लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी। मेरे प्यारे बच्चों, लेफ्ट से राइट अगर कोई लिख रहा है, लेफ्ट से राइट अगर कोई लिख रहा है, तो वो कौन सी लिपि होती है, ब्राह्मी लिपि होती है। ये मैंने आपको मौर्य वंश में बताया था, है ना। और 1837 में जेम्स प्रिंसेप जी के द्वारा इसको पढ़ा गया था, डेसिफर किया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर राइट से लेफ्ट कोई जा रहा है, इसका मतलब हुआ ये हमारी खरोस्ती लिपि होती है। कैसी लिपि होती है, खरोस्ती लिपि होती है, याद रहेगा। और अरेबिक भाषा से इंस्पायर्ड है वो, है ना। और भारत नॉर्थ वेस्ट इंडिया में खरोस्ती लिपि हमको देखने को मिलती है। और हमारी जो ब्राह्मी लिपि है, यही आगे चलकर हमारी देवनागरी और कन्नड़ और तमिल का क्या बनती है, बेस बनती है, आधार बनती है। तो ये चीज आपको रट जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए, है ना। और आंध्र और आंध्र भृत्य नाम से प्रसिद्ध है ये, है ना।
नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, अब हमारी आती है सातवाहना डायनेस्टी की एक दो चीजें और याद रख लिए। कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में इनका शासन था। फिर से बना दे रहा हूं एक प्यारा सा नक्शा छोटा सा। ये अगर हमारा भारत देश है, ठीक है, तो यहां से एक प्यारी सी नदी निकलती गोदावरी, यहां से एक प्यारी सी निकलती कृष्णा, और यहां से एक निकलती कावेरी। तो मैंने दोस्तों अभी आपको समझाया एक चीज कि मैंने आपको बताया था कि हमारे कहां से लेकर कहां तक, हमारे गोदावरी से लेकर कृष्णा की नदी के बीच में इनका शासन था। तो ये चीज अब आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है क्या कि गौतमी पुत्र शतकर्णी क्या थे, सबसे महानतम शासक थे, और यज्ञ श्री सतकर्णी अंतिम महान शासक थे, और ब्राह्मण धर्म के संरक्षक थे। सौरभ सर और क्या बताया आपने, ये लोग ब्राह्मणों को जमीन दान में दिया करते थे, और इनके अंदर धार्मिक सहिष्णुता थी, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस था। दैट्स व्हाई दे आल्सो डोनेट लैंड टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है। ये दो बातें हो गई। और अमरावती कला शैली, देखिए आगे चलकर हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक्स के बारे में। तो उन्होंने फैलाया था, उन्होंने स्प्रेड किया था किसको, हमारे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को, है ना, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को। लेकिन अगर हम इनकी बात करें सातवाहनास की, तो इन्होंने हमारे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को आगे बढ़ाया था। ये सारी चीजें मैं अभी आपको आगे चलकर बताऊंगा कि व्हाट इज गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, व्हाट इज अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, एंड व्हाट इज मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में दोस्तों एक चीज बहुत याद करने वाली है कि हमारे कुषाण वंश के एक बहुत ही प्रतापी राजा, अभी चलकर हम पढ़ेंगे आगे, कनिष्क के बारे में। तो जो कनिष्क है उनका हेडलेस उनका स्टैच्यू हमको देखने को मिलता है, तो वो मथुरा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में हमको देखने को मिलता है। ये चीज आप अभी से मेरे से सुन लीजिए, याद रहेगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा, सातवाहन वंश के बारे में। देखिए सातवाहन, अब देखिए इसमें हम क्या हाईलाइट कर सकते हैं। तो सातवाहन दक्कन, कौन सा रीजन, डेक्कन वाला रीजन। कौन सा रीजन मेरे बच्चों, डेक्कन वाला, है ना। सातवाहन दक्कन के प्रथम शक्तिशाली सम्राट थे, ठीक है, साम्राज्य था, जिन्होंने ब्राह्मण धर्म, कौन सा धर्म, ब्राह्मण धर्म, व्यापार, साहित्य तथा अमरावती कला, कौन सी कला, अमरावती कला को संरक्षण दिया। तो ये तीन चीजें बिल्कुल आपको रटी हुई होनी चाहिए, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा क्या, देखिए अगला अब हमारा आता है अभीर वंश। अब देखिए अब बिल्कुल छोटी छोटी डायनेस्टीज हैं, बिल्कुल याद मत रखो। साम्राज्य सातवाहना वंश के बाद इनके उत्तराधिकारी बन जाते कौन, हमारे अभीर वंश के लोग। इनके संस्थापक का नाम बस याद कर लो, कौन है, हमारे ईश्वर सेन। राजधानी इनकी कहाँ पे थी दोस्तों, नासिक में थी। नासिक हमारे कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र वाले रीजन में है। फिर अगला आता है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, इनने क्या किया, वहां पर रूल किया, और पश्चिमी भारत और दक्कन में इनने क्या किया, शासन किया, और ब्राह्मण धर्म का इनने क्या किया दोस्तों, पालन किया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये हमारे हो गया अभीर वंश। इसके संस्थापक कौन थे बच्चों, ईश्वर सेन थे। और ये किसके हमारे उत्तराधिकारी बनते हैं, हमारे सातवाहन वंश के उत्तराधिकारी बनते हैं। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा कलिंग का चेदी वंश, ठीक है, जिसके हमारे प्रतापी राजा थे खारवेल। खारवेल नहीं, हाथी गुम्फा अभिलेख जारी करवाया था। ये चीज आपको याद है। तो देखिए, लेकिन अगर मैं आपके संस्थापक की बात करूं, तो संस्थापक थे हमारे कौन, महामेघवाहन। कौन थे दोस्तों, महामेघवाहन हमारे संस्थापक थे। ही इज द फाउंडर ऑफ चेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा। नेक्स्ट सबसे प्रमुख शासक की अगर मैं बात करूं तो कौन थे, खारवेल थे। राजधानी किसको बनाई इन्हें, कलिंग नगर को बनाई। किसको, कलिंग। मेरे प्यारे बच्चों कलिंग कहां पे है, उड़ीसा की बात हो रही है। चिल्का लेक कहाँ है सौरभ सर, उड़ीसा में है ना। और भी कुछ है वहां पे, पुलिकट लेक कहाँ पे है, बता सकते हैं आप, क्या वो आंध्र प्रदेश में है। दूसरी चीज, क्या भुवनेश्वर हमारी राजधानी है किसकी, उड़ीसा की, याद है रखिएगा, बिल्कुल है ना। और नेक्स्ट प्रमुख स्रोत हमारा क्या रहता है, हाथी गुम्फा अभिलेख, जहां पे हमको भारतवर्ष की जानकारी मिलती है। और जैन धर्म के संरक्षक थे। मैंने आपको जब जैनिज्म पढ़ाया था दोस्तों, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो हमारा खारवेल था वो हमारा जैन धर्म का संरक्षक था, फॉलोवर। ही इज ऑल्सो द फॉलोवर ऑफ जैनिज्म, वो अनुयायी था जैन धर्म का। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख की अगर मैं आपसे बात करूं, तो देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख की अगर मैं बात करूं आपसे, तो हमारा कुमारी पहाड़ी पर स्थित है, उदयगिरी में, उड़ीसा में। याद रखिएगा कहां पे है, उदयगिरी में है। किस पहाड़ी में है, कुमारी पहाड़ी में है, याद रखना। दूसरी, इसके उत्कीर्णन करता कौन है, हमारे खारवेल है, मतलब इनग्रेव्ड बाय खारवेल। इट वॉज इनग्रेव्ड बाय खारवेल। और इसकी भाषा कैसी थी मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृत भाषा थी। और लिपि कैसी थी, ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी वही लेफ्ट से राइट वाली, है ना। और भारतवर्ष शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख हमको कहां पे देखने मिलता है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको याद रखता है। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स में आया है, कब आया है, 2026 में।
जो कि एग्जाम हुआ है शायद हमारा 26 अप्रैल 2026 को हुआ है। उस एग्जाम में हमारा क्या आया है, हाथी गुम्फा अभिलेख में हमको पहली बार क्या देखने को मिलता है, भारतवर्ष की जानकारी देखने को मिलती है। और भारतवर्ष मैंने आपको बताया है कि ये हमारा अगर भारत देश है और ये हमारा हिमालय है, तो हिमालय से लेकर पूरा दक्षिणी रीजन तक हमारा कौन सा वर्ष होता है, भारतवर्ष होता है। लेकिन नर्मदा नदी तक कौन सा नदी रीजन होता है, ये हमारा होता है आर्यवर्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये चीज आपको याद रहेगी, याद रहेगी। और खारवेल एवं चेदी वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत हमारे यही बनता है, ठीक है। और फिर हमारे आते इक्ष्वाकु वंश। भगवान राम किस वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। किस वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। तो देखिए, है ना, सातवाहनाओं के क्या थे, सामंत थे, मतलब फ्यूडेटरीज थे। और इनका बस आपको किसका नाम याद रखना है, संस्थापक का नाम याद रखना है। तो वो थे हमारे श्री शांतमूल, ये हमारे संस्थापक थे किसके, हमारे इक्ष्वाकु वंश के। और इनकी राजधानी दोस्तों विजयपुरी नागार्जुन कोंडा वाले रीजन में थे, दैट इज आंध्र प्रदेश वाले रीजन में थी। तो ये चीज आपको याद रखना है। और ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का संरक्षण किया इनने। और प्रसिद्ध शासक का आपको नाम याद रखना है दोस्तों, वीर पुरुष दत्त। वीर पुरुष दत्त हमारे फेमस एम्परर थे किसके, हमारे इक्ष्वाकु डायनेस्टी के। और फाउंडर कौन थे, श्री शांत मूल थे। और नागार्जुन कोंडा में इनकी क्या थी, राजधानी थी। और तीसरी शताब्दी में इनने क्या किया, शासन किया। ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये वाला नेटिव रूलर्स, मतलब जो हमारे स्वदेशी शासक थे, उनका वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम देखेंगे किसके बारे में, अब हम देखेंगे फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में। इंडो ग्रीक रूलर्स की मैं अगर आपसे बात करूं तो सिकंदर, सिकंदर मतलब जो हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, जब उनका निधन हो जाता है 323 ईसा पूर्व में, 330 ईसा पूर्व मतलब 323 बीसी में उनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हमारे जो बैक्ट्रिया वाला रीजन रहता है, वो अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, बैक्ट्रिया वाला रीजन रहता है, वहां पर काफी सारे दूसरे लोग भी शासन करने लगते हैं। तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है किसकी, फॉरेन इन्वेडर्स की। तो अलेक्जेंडर से ही कहानी शुरू हो रही है, किससे, सिकंदर से। पोरस से लड़ाई की थी इसने, आपको याद होगा, झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था एक, है ना। झेलम को ही क्या बोलते हैं हम, वितास्ता बोलते हैं। ये सारी चीजें याद है ना। तो आइए अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। क्या होता है, सिकंदर 323 ईसा पूर्व में क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यूनानी बैक्ट्रिया में बस जाते हैं। कहाँ पे बस जाते हैं, बैक्ट्रिया। ये हमारे बैक्ट्रिया वाले रीजन में यूनानी लोग आकर बस जाते हैं। कब, 323 बीसी के बाद। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इन्होंने इंडो ग्रीक राज्य की क्या की, स्थापना की। याद रखना किन लोगों ने, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक्स को ही हम क्या बोलते हैं, यूनानी बोलते हैं। अभी हमारे विदेश में बात आ गई है, बाहर के लोग आएंगे अब, है ना। और इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत पर द्वितीय शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी तक क्या किया, शासन किया। देखिए, देखिए आपको दिख रहा होगा एक प्यारा सा मैप। तो ये हमारा प्यारा भारत देश है, ये हमारा प्यारा भारत देश है ना। ये हमारा कौन सा, हमने अभी पढ़ा था दोस्तों थोड़ी देर पहले, शुंग डायनेस्टी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, शुंग डायनेस्टी के बारे में अभी हमने पढ़ा था। फिर हमने सातवाहनास के बारे में पढ़ा था, है ना, जिनका राजधानी प्रतिष्ठान पैठन में थी, और एक और राजधानी अमरावती में थी। शुंग वंश के बारे में हमने पढ़ा था, उनके प्रथम राजा का नाम क्या था, शासक का नाम था पुष्यमित्र शुंग। अंतिम अंतिम कौन थे हमारे, देवभूति, है ना, याद है ना आपको। और नेक्स्ट आता है हमारे पाटलिपुत्र वाला रीजन है, ये हमारा बहरूत वाला रीजन है। तो दोस्तों आपको जैसे कि मैप में दिख रहा होगा, ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन मतलब ये हमारा थोड़ा सा अफगानिस्तान, थोड़ा सा हमारा पाकिस्तान से लेकर हमारा ईरान, है ना, से लेकर हमारा ये ईरान, है ना। तो ये जो आपको पूरा रीजन दिख रहा है, ये हमारा इंडो ग्रीक रीजन कहलाता है। कौन सा रीजन कहलाता है, इंडो ग्रीक वाला रीजन कहलाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। पहली बात तो ये हो गई। अगले मैप में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, ये अब आपको यहाँ पे एक बैक्ट्रियन भी दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा होगा यहाँ पे, बैक्ट्रियन वाला। तो ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम, तो ये लोग यहाँ से ही आते हैं। अब देखिए, यहाँ से ये लोग गए इसकी तरफ है ना, इन्वेडर बन के आक्रमण किया।
फिर यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से हमारे ये लोग इस तरफ से यहाँ गए। तो ये इन लोगों ने ऐसे इस रास्ते से आए थे और हमारे यहाँ इन्वेजन किया था, मतलब आक्रमण किया था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों हमारी, क्या, ये हमारा प्यारा भारत देश है। ये हमारे यहाँ पे भोज रहा करते थे, ये हमारा अवंती वाला रीजन है ना। ये हमारा मथुरा वाला रीजन है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, है ना। ये हमारा विदर्भ है, ये हमारा सातवाहनास का रीजन है ना। ये हमारा मगध वाला रीजन है, कौशल है, पंचाल है ना। और ये सारी हमारी रीजन है। और यूएजी, यूएजी यहाँ मतलब ये हमारा कुषाण वाला, कुषाण का मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्या बताया था कि हमारे कुषाण के सबसे प्रतापी राजा कौन बनते हैं, हमारे कनिष्क बनते हैं, जिनके समय पे चौथी बौद्ध संगति होती है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है फर्स्ट सेंचुरी में, याद है। हाँ, नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों मुद्दे की बात। अब आपको ये बस याद रखना है कि ये जो हमारा रीजन है ना, ये हमारा इंडो ग्रीक किंगडम वाला रीजन है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो आज ये अब हम शुरू करते हैं। और ये हमारा फिर से देख लो सातवाहना डायनेस्टी, और ये हमारी शुंग डायनेस्टी वाला रीजन है। चलिए, तो मैं अगर आपसे इंडो ग्रीक्स की बात करूं तो सबसे पहले तो हम स्रोत देखेंगे कि हमको पता कहां से चलता है कि ये लोग आए थे। तो हमको पता चलता है महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालविक अग्निमित्रम से पता चलता है कि ये लोग हमारे यहाँ आए थे। महाभाष्य किसने लिखी है, पतंजलि ने लिखी है। सौरभ सर, कोई एक रूलर था जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं, कई लोग बोलते हैं, और कई लोग बोलते हैं कि 1 बार करवाए, तो वो कौन था, वो हमारे पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग के बारे में विवादित भी है काफी सारी चीजें कि 2 बार उनने करवाए हैं, अयोध्या अभिलेख में पता चलता है, और 1 बार करवाया है महाभाष्य में पता चलता है, जिसको पतंजलि ने लिखी है। और हमको गार्गी संहिता में पता चलती है, जिसमें हमको एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों का वर्णन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट हमको मालविक अग्निमित्रम में पता चलती है, जिसको किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है मालविक अग्निमित्रम को। फिर हमारा आता है पॉरीबियस जस्टिस तथा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, क्या, पेरिप्लियस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी हमको पता चलता है इंडो ग्रीक्स के इन्वेजन के बारे में, है ना। और नेक्स्ट आता है दोस्तों हमको क्या, कि बैक्ट्रिया के प्रमुख शासक कौन थे, डायमोक्रिटस थे, हमारे डिमेट्रियस थे, और यूथिडेमस थे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, महाभाष्य हमारा कैसा इंडियन पोएट्री थी, गार्गी संहिता और मालविक अग्निमित्रम। लेकिन ग्रीक लिटरेचर में हमको किन किन में पता चलता है, पॉलीबियस में, डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्टिन में, और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में हमको पता चलता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला आता है दोस्तों हमारा इंडो ग्रीक का विस्तार। तो मैंने आपको विस्तार इनका बता ही दिया था, ये हमारे नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन से इंडिया की तरफ आए थे, याद है, मतलब उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से हमारे भारत की तरफ आए थे। तो ये चीज तो आपको याद ही होगी, ये बस वही लिखा हुआ है ना। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा कि देखिए शुरू से मैं बता देता हूं, पार्थिया और हमारा जो बैक्ट्रिया रहता है ना, उसके उसमें क्या होता है, सेल्यूसिड साम्राज्य में क्या होता है, पूर्वी प्रांत थे, तो सेल्यूसस के बाद डायोटोटस और यूथेडेमस और डेमेटियस बैक्ट्रिया के शासक बनते हैं। चलिए, तो ये क्या होता है आगे चलकर, यूथेडेमस और 2 लोग थे हमारे, कौन थे, यूथेडेमस और यूक्रेटाइड्स। यूथेडेमस और यूक्रेटाइड्स, भैया ये नाम ही ऐसे हैं कि अच्छे अच्छों की लंका लग जाए यार, मेरी क्या आप सबकी किसी की भी लग जाए। एक था यूथेडेमस, एक था यूक्रेटाइड्स। ये 2 क्या बनती है हमारी शाखाएं बनती है, ब्रांचेस बनती है, किसकी, इंडो ग्रीक्स की। तो आइए अब हम इन्हीं के बारे में देखता शुरू करते हैं, ठीक है। यूक्रेटाइड्स ने बैक्ट्रिया पर अधिकार कर डिमेट्रियस को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ये सारी चीजें मैं अभी आपको समझाता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले देखो हमारी इंडो ग्रीक्स 2 शाखाओं में डिवाइडेड हो गए। कितनी शाखा में डिवाइडेड हो गए, 2 शाखाओं में। सबसे पहले हमारी आती है किसकी, यूथेडेमस की। किसकी आती है दोस्तों, यूथेडेमस डायनेस्टी आती है। इसको हम डिमेट्रियस डायनेस्टी कहते हैं, क्योंकि इसका सबसे प्रतापी राजा था, उसका नाम था डिमेट्रियस। और डिमेट्रियस का एक सेनापति था, एक कमांडर था, जिसका नाम था मिएंडर। क्या था, मिएंडर। और आपने एक मिलिंद पन्हो नाम की एक किताब पढ़ी है, नागसेन के द्वारा लिखी गई है। मिएंडर और नागसेन के बीच में जो संवाद होता है वो हमारे मिलिंद पन्हो में लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा यूक्रेटाइड्स। यूक्रेटाइड डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद दूसरी आती है, ठीक है। इन लोगों ने डिमेट्रियस को भगा दिया था, कहां से, बैक्ट्रिया वाले रीजन से। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, सबसे पहले हमारी आती है यूथेडेमस। यूथेडेमस वंश की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके संस्थापक का नाम ही यूथेडेमस था। क्या था, यूथेडेमस इसके संस्थापक का नाम था। नेक्स्ट, इनने जबकि डिमेट्रियस प्रथम इसका विस्तार किया था भारत में। देखिए इन लोगों का रीजन कहां से कहां तक था दोस्तों, झेलम नदी से लेकर मथुरा रीजन तक इनका रीजन था। और इसकी राजधानी कहां पे थी, शाकाल में थी। शाकाल कहां है बच्चों, सियालकोट। सियालकोट कहां पे, पाकिस्तान। कहां पे है,
पाकिस्तान वाले रीजन में हमारा सियालकोट स्थित है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला हमारा आता है डिमेट्रियस प्रथम को भारत के इंडो ग्रीक शासन का संस्थापक माना जाता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अब हमारा कौन आता है, डिमेट्रियस प्रथम आता है। डिमेट्रियस प्रथम की अगर मैं आपसे बात करूं तो बैक्ट्रिया के राजा यूथेडेमस प्रथम का क्या था, ये पुत्र था, और भारत में इंडो ग्रीक शासन का संस्थापक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ही इज द फाउंडर ऑफ इंडो ग्रीक रूल इन इंडिया, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, इसने साकाल सियालकोट मतलब पाकिस्तान वाले रीजन को अपना क्या बनाया, राजधानी बनाया, है ना। और इसका प्रसिद्ध सेनापति कौन था, मियंडर। मियंडर मतलब हमारा आता है मिलिंद, इसको हम मिलिंद भी कहते थे, तो अब हमारा आता है मिलिंद। तो ये क्या था, हमारा सबसे महान इंडो ग्रीक शासक था, कौन, हमारा मिलिंद। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाई बच्चों, साकाल को बनाई, है ना। आगे चलकर हम जैसे अभी देखिए हम पढ़ रहे हैं किनके बारे में, यूथेडेमस के बारे में। इनके बाद आएंगे यूक्रेटाइट्स। तो यूक्रेटाइट जो थे हमारे, यूक्रेटाइट्स लोगों ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई, किसको राजधानी बनाई, तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। और इन लोगों ने किसको बनाई, शाकाल को अपनी राजधानी बनाई। और काबुल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका शासक था, किसकी बात हो रही, मिलिंद की बात हो रही है ना। और नागसीन के प्रभाव में आकर इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, किस धर्म को दोस्तों, बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म को इसने फॉलो करना शुरू कर दिया था। और मिलिंद पन्हों में इसका वर्णन देखने को मिलता है। और स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला ये प्रमुख शासकों में से एक था। भारत देश में स्वर्ण मुद्राएं, देखिए स्वर्ण मुद्रा तो कर देता जारी, लेकिन ये जो जैसे मान लीजिए हमारी स्वर्ण मुद्राएं हैं, इनको हम बोलेंगे इनग्रेव्ड, कैसी, इनग्रेव्ड, मतलब इनमें दोस्तों हमको कलाकृति देखने को मिलती, कौन सी कृति, कलाकृति देखने को मिलती। जैसे हमारा सिक्का है, सिक्के के अंदर कुछ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, किसी रूलर की इमेजेस बनी हुई दिख रही होंगी, तो यही हमारी इनग्रेविंग कहलाई जाती, कलाकृति, याद रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा यूक्रेटाइट्स वंश। देखिए अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा यूथेडेमस के बारे में। यूथेडेमस का सबसे प्रतापी राजा कौन बना, डिमेट्रियस बना। डिमेट्रियस के बाद कौन आया, उसका सेनापति मेंडर आया। मेंढर को ही हम क्या कहते थे, मिलिंद कहते थे। तो मिलिंद का संवाद होता है किसके साथ, नागसेन के साथ। किस किताब में लिखा गया, मिलिंद पन्हों में लिखा गया, याद हो गया। अब कौन आता है, अब आता है हमारा यूक्रेटाइट्स। यूक्रेटाइट्स की मैं अगर आपसे बात करूं तो यूक्रेटाइट्स में इनमें इन लोगों ने, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि इन लोगों ने अपनी राजधानी किसको बनाई बच्चों, तक्षशिला, मतलब ये जो हमारा गांधार वाला रीजन है, यहाँ पे इनने अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई। फिर आता है 167 ईसा पूर्व में यूक्रेटाइट्स ने डिमेट्रियस को हराकर बैक्ट्रिया पर क्या किया, अधिकार कर लिया। बाद में उसने भारत पर क्या किया, आक्रमण कर तक्षशिला को अपनी राजधानी बना ली। याद रखिएगा यूक्रेटाइट्स ने किसको भगा दिया, डिमेट्रियस को भगा दिया, बोलता है निकल यहां से पहली फुर्सत में, और अपशब्द, है ना। और 155 ईसा पूर्व में उसका पुत्र हेलियोडोकीज शासक बना। ये सारी चीज आपको याद नहीं रखना है। मुद्दे की बात हमारा आता है एंटियालकिडस। दोस्तों मैंने अभी आपको किसके बारे में बताया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको भागभद्र के बारे में बताया था। भागभद्र 9वें नंबर के शासक थे, किस वंश के, शुंग वंश के। तो शुंग डायनेस्टी के 9वें नंबर के शासक हमारे भागभद्र थे। उनके समय में एक यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम था हेलियोडोरस, और हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ बनवाया था, कहां पर, सांची में, याद है, जिसको ये हम क्या कहते हैं, खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं, याद है। तो किसने भेजा था हेलियोडोरस को, इन अंकल जी ने भेजा था, किसने, इनने। अब इनका नाम पढ़ लो तो उसको 1,000 रुपए का इनाम दूंगा। एंटियालकिडस, किसने, एंटियालकिडस ने भेजा था किसको, हमारे यूनानी राजदूत किसको, हेलियोडोरस को, किसके पास, भागभद्र के पास। तो हेलियोडोरस को राजा भागभद्र के दरबार में भेजा था, किसने, हमारे एंटियालकिडस ने भेजा था। और नेक्स्ट उसने कौन सा, भागवत धर्म अपनाया और वैष्णव धर्म अपनाया। और हेलियोडोरस ने गरुड़ ध्वज बनवाया और विदेशी वैष्णवों में से एक था, याद रखिएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको इंडो ग्रीस की कुछ कला के बारे में बताऊं, कुछ इनके आर्ट के बारे में बताऊं, तो इन लोगों ने गांधार कला का विकास किया। कौन सी कला मेरे साथियों, गांधार कला, है ना। कौन सा, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को इनने क्या किया, आगे प्रमोट किया, बढ़ाया। मैंने आपको बताया था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट होता है एक होता है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और एक और होता है हमारा कौन सा, नीचे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर हमारा आता है मुद्रा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो यूनानियों ने लेख युक्त स्वर्ण मुद्राएं शुरू की। अब लेख युक्त स्वर्ण मुद्राओं का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड गोल्ड कॉइन्स। क्या होता है इंस्क्राइब्ड गोल्ड कॉइन्स, ये आपको एक सोने का सिक्का दिख रहा है, दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, ठीक है। सोने के सिक्के के अंदर ये किसी की फोटो बनी है, हाँ, कुछ कुछ लिखा है, इसको ही हम इंस्क्राइब्ड गोल्ड कॉइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्क्राइब्ड गोल्ड कॉइन्स कहते हैं। मतलब उस समय सोने के सिक्के तो हुआ करते थे, लेकिन सोने के सिक्के के अंदर कलाकृति करना, मतलब इनग्रेविंग करना, कुछ लिखना, कार्व्ड आउट करना, ये लोग किसने, कौन लोग लेकर आए, ये हमारे इंडो ग्रीक्स लेकर आए, याद रहेगा, याद रहेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा भारतीय सिक्के आधारित अधिक कलात्मक बनाए इनने। ज्योतिष,
ज्योतिष समझते हो क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी। पंडित जी क्या बोलते हैं? हाथ दिखाओगे, अपनी राशि बताओगे, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओगे, तो मैं बता दूंगा कि तुम्हारी शादी किससे होने वाली है, कितने बच्चे होंगे, आईएएस बनोगे, डेप्यूटी कलेक्टर बनोगे, आईपीएस बनोगे, पटवारी बनोगे, क्या बनोगे, कुछ नहीं बनोगे, है ना। सब बताऊंगा, लेकिन 500 रुपए की दक्षिणा चढ़ानी पड़ेगी, होता है ना ये सब। जी हाँ। तो वो सारी चीजें यहीं से शुरू हुई थी। कहाँ से? इंडो ग्रीक वाले समय से। एक हुआ करता था होरा शास्त्र, वहां से हमको ये सारी चीजों का पता चलता है। गार्गी संहिता में भी हमको पता चलता है, आपने पढ़ा होगा, है ना। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपने कुंडली मिलान किया है कि अरे वर और वधु के तो 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं, कुंडली मिल रही है इनकी, है ना। तो कुंडली का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं के समय से शुरू होता है। किनके समय से? इंडो ग्रीक्स, यूनानियों के समय से कुंडली देखी जानी शुरू की कि अरे 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं इनके तो, है ना। पता चला शादी के बाद एक गुण भी नहीं मिल रहे हैं, और ले हो गया क्या? डाइवोर्स। कोई बात नहीं, होता है ना। और नेक्स्ट आता है दोस्तों 7 दिवसीय सप्ताह। हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना। हाँ होते हैं। पहली बार किसने बताया? इंडो ग्रीक्स ने बताया। तो क्या इनका आना सही था कि गलत था? सर थोड़ा सा सही था, थोड़ा गलत था। कुंडली बताई, है ना। आज हम उनकी उनके साथ कुंडली की वजह से ही तो हैं। किसके साथ? भैया के साथ, है ना। और चिकित्सा इन लोगों ने अच्छी कर दी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला दोस्तों हमारे आते हैं, आप कौन? शक आते हैं। कौन आते हैं? शक। ये वो वाला शक नहीं है जो मैडम आपके ऊपर करती हैं, ये दूसरे वाले शक है। ये है हमारा शक डायनेस्टी। ठीक है। तो आइए अब हम शक के बारे में देखते हैं। तो शक की अगर मैं बात करूं तो ये घुमंतु जनजाति थी। मतलब ये नोमैडिक ट्राइब थी। कैसी ट्राइब थी मेरे प्यारे साथियों? नोमैडिक। हमारी होती है, आप जब एमपी जीके पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश जीके के बारे में आप कभी पढ़ेंगे, तो उसमें एमपीपीएससी का एक एग्जाम होगा। एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में यूनिट 10 एक पूरी डेडिकेटेड होती है हमारे ट्राइब्स को, है ना। मध्य प्रदेश की जनजाति नाम की एक पूरी ट्राइब यूनिट है। तो उसमें आप पढ़ेंगे आगे चलकर कि नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब, मतलब घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति के बारे में आप पढ़ेंगे, है ना। तो उन्हीं में से हमारी एक होती है घुमंतु जनजाति, और उसमें से आप एक पढ़ेंगे किसके बारे में? बंजारा समुदाय। बंजारा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। और महिलाएं जो कंघी करती हैं, बाल अच्छे हो जाते हैं उनके, है ना। मतलब दीदी लोगों के, माताओं जी लोगों के। तो वो क्या हमारा बंजारा जनजाति के द्वारा लाई जाती है। और बंजारा जनजाति हमारी जो है नोमैडिक सेमी नोमैडिक में आती है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है प्रथम शताब्दी से लेकर, प्रथम शताब्दी में उत्तर पश्चिमी दर्रों से, दर्रे आप समझते हैं क्या होता है? हमारे पासेस से भारत आए थे, और उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत में इन्हें क्या किया? शासन स्थापित किया। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा शक संवत का प्रारंभ कब कब होता है? 78 एडी में होता है। कब होता है? 78 एडी। अब यहाँ पे एक बात याद करने वाली है क्या सौरभ सर? एक होता हमारा विक्रम संवत। कौन सा संवत? विक्रम संवत। और एक और हमारा होता है शक संवत। कौन सा संवत? शक संवत। तो मेरे भाई विक्रम संवत की मैं अगर आपसे आगे चलकर बात करूं तो 57 बीसी में लाया जाता है। और शक संवत कब होता है? 78 एडी में लाया जाता है। अब यहाँ पर एक कैच है। अब एक बात आपको याद करनी है। जो हमारा विक्रमादित्य थे, जो हमारे राजा थे, किस वंश के थे? गर्दभिल्य वंश के राजा थे विक्रमादित्य। उनने इनको शक में एक ब्रांच हुआ करती थी। शक में आप काफी सारी ब्रांचेस पढ़ेंगे, तो उनने एक ब्रांच के रूलर को हरा दिया था। तो उसके बाद उनने उसको विजय मनाने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए उनने विक्रम संवत की शुरुआत कर दी थी। कब? 57 बीसी में। पहली बात यह है, याद रहेगी? जी सर याद रहेगी। दूसरी बात, हमारे जो शक डायनेस्टी के रूलर्स थे, उन लोगों ने भी जीत गए थे। तो उनने शक डायनेस्टी जब जीत गई थी, तो वो लोग भी तो विक्ट्री मनाएंगे। तो जब उनने भी विक्ट्री मनाना चाहा, उनने भी जीत मनाना चाहा, तो उनने कैसे सेलिब्रेट किया? उनने शक संवत शुरू कर दिया। कौन सा संवत? शक संवत 78 एडी में शुरू कर दिया। अब दो चीजें और बाकी बच्चों को कंफ्यूज करती है कि सर पहले क्या शुरू हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हमारा विक्रम संवत आया था, क्योंकि वो आया था 57 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के, ईसा मसीह के जन्म के पहले, है ना। और फिर हमारा आता है क्या? शक संवत। कब आता है? 78 एडी में आता है। मतलब कॉमन एरा। इसको एडी को ही हम सीई भी कहते हैं। किसी को पता है? सीई। सीई का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। हमारा जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है, वो किसको फॉलो करता है? शक संवत को फॉलो करता है। किसको करता है मेरे प्यारे बच्चों? शक संवत को फॉलो करता है हमारा इंडिया का नेशनल कैलेंडर। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं विक्रम संवत की, तो विक्रम संवत हमारा हिंदू कैलेंडर जो होता है ना हमारे भारत देश में, हिंदू कैलेंडर, तो वो हमारे विक्रम संवत को फॉलो करता है। क्या ये चीज आपको याद रहेगी? जी हाँ बिल्कुल याद रहेगी, है ना। और नेक्स्ट आता है हमारा क्या? शक संवत का प्रारंभ 78 एडी में होता है ना। ये एडी याद रख लीजिएगा, ठीक है। और सी का मतलब देख लो, कॉमन एरा होता है। क्या होता है? कॉमन एरा।
नेक्स्ट आता है दोस्तों, इनके शासक क्षत्रप कहलाए जाते थे। क्या कहलाए जाते थे? क्षत्रप। तो ये चीज आपको याद रखना है। प्रसिद्ध शासक कौन थे? रुद्रदमन प्रथम थे। ये हमारे सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिनने जूनागढ़ अभिलेख करवाया था। देखिए, याद करने वाली बात अब यहाँ पे यही है कि इनकी दो ब्रांचेस थी और दो ब्रांचेस चार सब पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई थी। तो दो कौन कौन सी थी? एक हमारे नॉर्दर्न टेरिटरी थी, मतलब उत्तरी, और एक थी हमारी वेस्टर्न। तो देखिए, एक हमारा उत्तरी क्षेत्र के शक कहलाए जाते थे, एक हमारे पश्चिमी क्षेत्र के शक कहलाए जाते थे। इसमें अगर मैं बात करूं तो उसमें से हमारे उत्तरी में कौन आता था? हमारा तक्षशिला वाले रीजन आता था और मथुरा वाला आता था। और नेक्स्ट हमारे आते हैं उज्जैन और हमारे नासिक के शक आते हैं। तो आइए हम इनको अच्छे विस्तार से देखते हैं, अच्छी डिटेल में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा आता है, ये देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि इंडो सिंथियन किंगडम, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा रीजन है ना, ये हमारा इंडो सिंथियन वाला रीजन है। और ये लोग यहाँ से एंटर करते हैं, कहाँ की तरफ? इंडिया की तरफ एंटर करते हैं। तो ये मैप आप बहुत अच्छे से इसको देखिए, इसको आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। अभी आप चल के देखोगे उज्जैन वाले रीजन में आए, फिर आप देखोगे मथुरा, यहाँ पे मथुरा है, मथुरा वाले रीजन में आए, है ना। यहाँ पे तक्षशिला है, तक्षशिला वाले रीजन में आए। तो ये लोग चार जगहों पर विभाजित हो गए, है ना। तो सबसे पहला अब हमारा आता है दोस्तों तक्षशिला के शासक। तो इनके संस्थापक का नाम क्या था? माउस, चूहा, है ना, जो चूहा होता है हमारा, माउस। तो ये किसके शासक थे? हमारे तक्षशिला के शक शासक थे, ये याद रखिएगा, उसके संस्थापक थे। और नेक्स्ट आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि इन लोगों ने द्विभाषीय मतलब बाइलिंगुअल कॉइन्स इशू किए। कैसे? द्विभाषीय सिक्के जारी किए। किसने? हमारे तक्षशिला के शक शासकों ने, मतलब बाइलिंगुअल कॉइन्स इनने जारी किए। बाइलिंगुअल मतलब होता है कि दो भाषाओं पर इनके सिक्के मोहर बनते थे, याद रखना। और माउस का नाम आप लोग को याद रखना है, ये चीज आप ना याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे मथुरा के शक शासक। कहाँ के? मथुरा वाले रीजन के शक शासक। तो कौन थे हमारे? इनके संस्थापक की मैं अगर आपसे बात करूं तो इनके संस्थापक को हम राजुल के नाम से जाना करते थे, और राजू बुल भी इनको हम कहते थे। और उसके बाद शोडाश शासक बने। कौन बने? शोडाश शासक बने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वही आ गया कि हमारा विक्रम संवत कब शुरू होता है? 57 बीसी में शुरू होता है। और 57 ईसा पूर्व में क्या होता है कि विक्रमादित्य से पराजित होने के बाद शक मथुरा की ओर आ गए थे। विक्रमादित्य ने किन लोगों को हराया था? मथुरा शक लोगों को हराया था। तो ये लोग कहा? मथुरा की तरफ शिफ्ट हो गए थे, याद रहेगा आपको। हाँ, और इस विजय की स्मृति पर 57 ईसा पूर्व में ही विक्रम संवत का प्रारंभ होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, याद रहेगी जी, बिल्कुल याद रहेगी। 57 ईसा पूर्व में क्या होता है दोस्तों? हमारा विक्रम संवत प्रारंभ होता है। फिर अगला आता है हमारा विक्रम संवत की अगर मैं बात करूं तो विक्रम संवत को ही मेरे प्यारे दोस्तों मालव संवत या फिर हम कृत संवत भी कहते हैं। मालवा संवत क्या कहते हैं? मालवा संवत या फिर हमारा कृत संवत भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे विक्रमादित्य थे वो हमारे मालवा वाले रीजन में थे, है ना। मालवा वाले रीजन के किंग थे, राजा थे। दूसरी बात, उनके भाई थे, भाई का नाम था भद्रहरि। भद्रहरि उनके बड़े भाई थे। भद्रहरि का नाम आपने तो सुना होगा। भद्रहरि की शादी किससे होती? पिंगला से होती है। और पिंगला का बाद में पता चलता है कि कहीं पर अफेयर चल रहा होता है ना। तो भद्रहरि सारी दुनिया छोड़ देते हैं, बोलते हैं यार सब मोह माया है, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। और वो कहाँ चले जाते हैं? अपनी गुफा में जाके बैठ जाते हैं। और भद्रहरि की गुफाएं कहाँ पर है? उज्जैन वाले रीजन में है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का फेवरेट टॉपिक है। भद्रहरि की गुफाएं कहाँ पे? उज्जैन में है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं उनकी समाधि कहाँ पर थी, तो वो राजस्थान वाले रीजन में थी, है ना। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा मालव संवत, है ना। और राजा विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया 57 ईसा पूर्व में शकों पर विजय की स्मृति में शुरुआत की गई थी इसकी। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा कहाँ के? नासिक के शहरात वंशीय शक। ये जो नासिक के शक थे स्वयं को किस वंश का मानते थे? शहरात वंश का मानते थे। किस वंश का मानते थे मेरे साथियों? शहरात वंश का मानते थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कहाँ के लोग? नासिक। नासिक कहाँ पे है? नासिक हमारे महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र वाले रीजन में है, सौराष्ट्र वाला रीजन जो है ना। और लाट। नेक्स्ट आता है दोस्तों भूमक। भूमक इस वंश के संस्थापक थे। कौन थे? भूमक हमारे संस्थापक थे। किसके? हमारे शहरात वंश वाले, ये जो नासिक वाले शक हैं उनके संस्थापक थे। अगला दोस्तों हमारा आता है शहरात वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हमारा कौन बना? नहपान। मैंने आपको बताया था नहपान को किसी ने हराया था। आपको याद है किसने हराया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किसको हराया था? नहपान को हराया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी को ही हम एक ब्राह्मण के नाम से जाना करते थे और विंध्यपति के नाम से जाना करते थे। एक ब्राह्मण हमको किसने बताया? गौतमी बालाश्री ने बताया, उनकी माता जी थी। और किस अभिलेख में बताया? नासिक अभिलेख, दैट इज नासिक इंस्क्रिप्शन में हमको पता चलता है उनके बारे में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए, शहरात वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कौन? हमारा नहपान। ही इज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ शहरात डायनेस्टी। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के बड़े भागों पर शासन किया और राजधानी किसको बनाया?
भिन्न नगर को बनाया, किसको बनाया, मिन नगर को बनाया। कहां पे है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे कराची वाले रीजन में, कहाँ पे है, कराची वाले रीजन में है, याद रहेगा। सॉरी 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 सॉरी, आपको बस ये याद रखना है कि इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो मिन नगर में इसने अपनी राजधानी बनवाई थी। नेक्स्ट आता है उसका दामाद कौन बना, उष्वदान बना, जिसको हम ऋषभ दत्त के नाम से जाना करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कुछ याद नहीं रखनी, नहपान की बस एक याद रखनी है कि गौतमीपुत्र सतकारनी से इसको पराजित मिलती है, हार जाता है, मतलब गौतमीपुत्र सतकारनी इसको हरा देते हैं 124 ईसा पूर्व में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला हमारा दोस्तों क्या आता है, फिर हमारे आते हैं उज्जैन के शक। जो जैसे हमने पढ़ा कि जो हमारे नासिक के शक थे वो अपने आप को स्वयं को किस वंश का मानते थे, शहरात वंश का मानते थे। उसी तरह से जो हमारे उज्जैन के शक हैं ये हमारे अपने आप को कार्दमक कार्दमक शक कहा करते थे। तो चस्टान उज्जैन का प्रथम शासक बनता है, कौन बनता है, चस्टान। और राजधानी किसको बनाता है, अपनी ऑब्वियसली उज्जैन को बनाएगा, जिसको हम उज्जैनी भी कहते हैं, है ना। और नहपान की मृत्यु के बाद चस्टन ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी और इनका शासन काठियावाड़, नर्मदा घाटी, कोंकण और हमारे मालवा वाले क्षेत्र में था। तो आपको बस शक उज्जैन वालों में चस्टान का नाम याद रखना है। ये चीज हो गई हमारी पहली बात। दूसरी चीज आती है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था पूरे शक वंश में सबसे प्रतापी राजा हमारा कौन था, रुद्रदमन प्रथम था। तो रुद्रदमन प्रथम के बारे में अब हम देखेंगे। इसकी मैं अगर आपसे बात करूं तो दोस्तों कार्मदक वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था और इसकी उपलब्धियों का वर्णन हमको जूनागढ़ अभिलेख, किस अभिलेख में देखने को मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में हमको देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख में इसका हमको देखने को मिलता है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को 2 बार पराजित किया था इसने। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का मैंने आपको बताया था कि उसको ही हम पुलोमा के नाम से जाना करते थे। किस नाम से जाना करते थे साथियों, पुलोमा के नाम से जाना करते थे, है ना। तो इसने किसने, रुद्रदमन प्रथम ने 2 बार हराया था, किसको, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को। और संस्कृत भाषा का संरक्षक था तथा वैदिक धर्म का अनुयायी था। सोचिए फॉरेनर है ये, है ना, लेकिन किसको मानते हैं हमारे ये लोग, वैदिक धर्म को मानते हैं और संस्कृत को, है ना, आगे बढ़ाया था। और अगर मैं आपसे बात करूं किसकी दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख की अगर मैं आपसे बात करूं तो जूनागढ़ अभिलेख जो है हमारा गिरनार जूनागढ़ गुजरात वाले रीजन में है। ये चीज आपको पहली बात तो याद रखनी है। किसके द्वारा जारी किया गया था, रुद्रदमन प्रथम के द्वारा। इशू किसके द्वारा, रुद्रदमन प्रथम के द्वारा किया गया था। भाषा कौन सी है दोस्तों, संस्कृत है। और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का मतलब होता है लेफ्ट से राइट। और 1837 में किसके द्वारा पढ़ा गया, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसको पढ़ा गया। किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसको पढ़ा गया, डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि संस्कृत का प्राचीनतम प्रमुख स्रोत हम किसको मानते हैं, जूनागढ़ अभिलेख को मानते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है ना। संस्कृत भाषा में है, प्राकृत भाषा लिपि कौन सी हमारी, ब्राह्मी लिपि है। ये चीज आपको याद रखना है। और कहाँ पे, जूनागढ़ गिरनार वाले रीजन में। नेक्स्ट आता है हमारा, इसका वर्णन में हमको देखने को मिलता है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, इसमें हमको पता चलता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, शक और सातवाहनों के बीच में संघर्ष हुआ था। मैंने अभी आपको बताया कि हमारा गौतमीपुत्र सतकारनी ने किसको हराया था, नहपान को हराया था। गौतमीपुत्र सतकारनी ने किसको हराया था, नहपान को हराया था। लेकिन हमारे पुलोमा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को किसने हराया था, रुद्रदमन प्रथम ने हराया था। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला हमारा क्या आता है कि रुद्रदमन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख की अगर मैं और आपको बताऊं तो सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का हमको इसमें वर्णन देखने को मिलता है। सिंचाई और लोक कल्याण कार्यों का हमको देखने को मिलता है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन और पब्लिक वर्क्स के बारे में पता चलता है। रुद्रदमन ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया। कितनी बार, 2 बार पराजित किया। और किसको किया था, एक्चुअली पुलोमा को किया था। किसको किया था मेरे प्यारे बच्चों, पुलोमा को पराजित किया था। अशोक के प्रमुख शिलालेख वाली शिला पर अंकित है। और स्थान कौन सा हमारा, जूनागढ़, मतलब गुजरात वाला रीजन। और भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा है। फिर दोस्तों अब अगले हमारे आते हैं कौन, पार्थियंस। कौन आते हैं, पार्थियन। पार्थियन की अगर मैं आपसे बात करूं तो मूल रूप से फारस, मतलब ईरान वाला रीजन था इनका, है ना। कौन सा रीजन था, ईरान। ईरान में ही क्या है हमारा, स्टेट ऑफ हॉर्मूज है। किसकी लड़ाई हो गई अभी, है ना, अमेरिका की लड़ाई हो गई। किससे, हमारे ईरान वाले रीजन से हो गई है। हालांकि अब सीज फायर हो गया है ना। और ये ईरान से, मध्य एशिया से, फिर भारत की ओर आए थे। कहाँ, सबसे पहले ईरान में थे, फिर ईरान से हमारे सेंट्रल एशिया, फिर सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आया था। कौन, हमारे पार्थियंस। और पार्थियन साम्राज्य का जो हमारे संस्थापक है दोस्तों, तो इसकी मैं अगर बात करूं तो माइक्रेटेट्स को हम क्या कहते हैं, इसका संस्थापक कहते हैं, है ना। तो मिथरेट्स को हम क्या कहते हैं, इसको संस्थापक कहते हैं हमारा पार्थियंस का। और
भारत का प्रमुख पहलवान शासक कौन था हमारा दोस्तों? गोंडो फर्नीस था। कौन था? गोंडो फर्नीस। और इनने राजधानी किसको बनाई? तक्षशिला को बनाई। तो इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे, किसके बारे में? गोंडो फर्नीस के बारे में। राजधानी किसको कहाँ पे बनाई इनने दोस्तों? तक्षशिला वाले रीजन में बनाई। देखिए ये हमारा कौन सा एम्पायर है? पार्थियन एम्पायर है। कौन सा एम्पायर है दोस्तों? पार्थियन एम्पायर। आपको दिख रहा होगा। और ये यहाँ से कहाँ से? यहाँ से सेंट्रल एशिया। कौन सा एशिया? सेंट्रल एशिया से होते हुए इंडिया की तरफ आए थे। कहाँ आए थे? इंडिया की तरफ आए थे। तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये हमारा पार्थियन एम्पायर है। यही हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। कौन सा हॉर्मूज है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ना, याद रखिएगा। हॉर्मूज स्ट्रेट भी इसको हम कहते हैं। ये चीज याद रहेगी। दूसरी बात आपको याद रखना है कि यहां से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से ये लोग इंडिया की तरफ आगे बढ़े थे। फिर अगला हमारा आता है दोस्तों गोंडो फर्नीस की। अगर मैं आपसे बात करूं तो गोंडो फर्नीस जो हमारा है ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण पहलवन शासक है। पहलवन का मतलब हुआ पार्थियन रूलर, है ना। पहलवा भी इनको हम कहते हैं। इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तक्षशिला में थी। और इसके सिक्के हमको कांधार, काबुल घाटी और सिंध और पंजाब से प्राप्त होते हैं। और इसके शासनकाल में एक सेंट थॉमस आते हैं। कौन आते हैं? सेंट थॉमस आते हैं। पहले क्रिश्चियन मिशनरी रहते हैं। ये क्या रहते हैं? पहले क्रिश्चियन मिशनरी रहता है। कौन? हमारा सेंट थॉमस, है ना। और इसका नाम याद रखना आपको, किसका? सेंट थॉमस का नाम याद रखना है। और क्रिश्चियनिटी हमारे यहाँ याद रखना है दोस्तों। अब आपको एक चीज कि जो हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी रहती है वो फर्स्ट सेंचुरी में इंडिया में आना शुरू हो जाती है। जो हमारा क्रिश्चियन ईसाई धर्म होता है वो भारत में फर्स्ट सेंचुरी में आना शुरू हो जाता है ना। और नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट साम्राज्य, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कुषाण साम्राज्य। अगर मैं आपसे कुषाण वंश की बात करूं तो इसमें हमारा सबसे पावरफुल रूलर कौन रहता है? कनिष्क रहता है। तो आज हम उसको अच्छे से देखेंगे। देखिए कुषाण, कुशांस की मैं अगर आपको बात करूं तो इसको तो इंग्लिश में ही देख लो। तो हमारी जो कौन सी ट्राइब रहती है? यूजी, यूजी ट्राइब रहती है। यूची ट्राइब भी हम इसको कहते हैं। कहाँ की? सेंट्रल एशिया की। तो ये लोग वहां के लोग हैं। कहाँ के? सेंट्रल एशिया। अब मेरे प्यारे साथियों मैं अगर आपको नक्शे में दिखाऊं तो ये वाला जो रीजन है ना हमारा, ये हमारा सेंट्रल एशिया का रीजन है। और अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो देखिए ये जो हमारा रीजन है ये हमारा सेंट्रल एशिया का रीजन है। और ये आपको कुशांस दिख रहे होंगे। कुशांस का मैंने अभी आपको बताया यूजी, ठीक है। यूची ट्राइब के थे ये लोग। ये चीज आपको याद रखना है। कुशांस कैसे आए होंगे फिर इंडिया? यहां से ऐसे आए होंगे ना। जी हाँ। चलिए तो अब हम देखें किसके बारे में? कुषाण के बारे में अब हम देखेंगे। कुषाण कौन सी ट्राइब है? यूची ट्राइब है, सेंट्रल एशिया की। और इनने ऑक्यूपाई कर लिया किसको? बैक्ट्रिया को। किसको हराकर? शाकास को हराकर। शाक मैंने आपको पढ़ाया था, शाक की कितनी ब्रांचेस थी? शाखाएं 4 थी, है ना। फिर अगला कौन आता है? फाउंडर कौन था? कुजुल कैटफिसिस। अगर मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हमारा कुषाण साम्राज्य का संस्थापक की मैं अगर आपसे बात करूं तो कौन थे? हमारे कुजुल कैटफिसिस हमारे कुषाण साम्राज्य के हमारे संस्थापक थे, कुजुल कैटफिसिस। और इनके बाद ही हमारा कौन आएगा? विमा कैटफिसिस। तो देखिए फिर अगले हमारे आता है इनने ही कैसे कॉइन्स इशू किए थे? बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। कुषाण साम्राज्य मेरे प्यारे साथियों ये है, ये आपको दिख रहा होगा कुषाण साम्राज्य। और ये आपको दिख रहा होगा तक्षशिला वाला रीजन। कौन सा रीजन दिख रहा है आपको? ये तक्षशिला वाला रीजन दिख रहा है। ये कौन सा रीजन दिख रहा है? गांधार वाले रीजन दिख रहा है। और ये कौन सा रीजन दिख रहा है? बैक्ट्रिया वाला रीजन दिख रहा है। ये कौन सा? हिंदू कुश वाला रीजन दिख रहा है ना। और ये कौन सा? गेड्रोसिया वाला रीजन दिख रहा है। और ये हमारा विदिशा, ये हमारा सातवाहना, ये हमारा चंपा, ये पाटलिपुत्र, मथुरा, है ना। तो दोस्तों ये सारी चीजें अब हम अच्छे से देखेंगे। तो कुषाण डायनेस्टी का आपको ये दिख रहा होगा, ये पूरा जो रीजन था ये कुषाण एम्पायर का रीजन था। क्लियर हो गया? तो देखिए अगला हमारा क्या आता है? कुजुल कैटफिसिस। कुजुल कैटफिसिस की बात करूं तो संस्थापक रहता है हमारे किसका? कुषाण वंश का हमारे संस्थापक रहता है। और यूची जनजातियों का एकजुट किया इसने। एक चीज बहुत अच्छी की कि इसने जो यूजी यूजी ट्राइब थी हमारी उसको इसने क्या किया? यूनाइट किया। नेक्स्ट आता है बैक्ट्रिया, गांधार और उत्तर पश्चिम भारत पर इसने क्या किया? अधिकार स्थापित किया। और यूनानी प्रभाव वाली मुद्राएं जारी की। कैसे प्रभाव वाली? यूनानी वाली, है ना। मतलब इसने इशू किए कॉइन्स को जो कि ग्रीक इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट आता है कुषाण साम्राज्य की इसने नींव रखी थी। तो इससे आपको बस यही चीज याद रखनी है। देखिए हमारा कुजुल कैटफिसिस के बाद कौन आता है दोस्तों? हमारा विमा कैटफिसिस आता है। कौन आता है? विमा कैटफिसिस आता है। और इसने क्या किया? कुजुल कैटफिसिस का ये हमारा क्या बनता है? पुत्र बनता है। और कुषाण साम्राज्य का इसने क्या किया दोस्तों? विस्तार किया। और नेक्स्ट आता है इसने स्वर्ण मुद्राएं जारी की बहुत सारी। और महाराज अधिकारी की उसको उपाधि मिलती। कौन सा? महाराजा धीराज। किसकी उपाधि मिलती है? ही गॉट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो ये चीज आपको याद रखना है। किसको टाइटल मिलता है? हमारे विमा कैटफिसिस को महाराजा धीराज का टाइटल मिलता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्या आता है? मुद्राओं पर शिव और नंदी अंकित रहते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा क्या?
अगला हमारा आता है कनिष्क। देखिए, कनिष्क की मैं अगर आपसे बात करूं तो सबसे पावरफुल रूलर रहता है हमारे किसका, कुषाण डायनेस्टी का। आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा कि इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, है ना। और कनिष्क से एक चीज और याद रखिए कि कनिष्क के टाइम पे सबसे प्योरेस्ट क्वालिटी ऑफ गोल्ड इशू किया गया है। आपने कभी तनिष्क ज्वेलर का नाम सुना है? तनिष्क, टी, टी वाला तनिष्क। देखिए, तनिष्क ज्वेलर, TANISHQ, तनिष्क ज्वेलर्स का नाम सुना है? अच्छे टाटा का है ये, है ना। तो वहां से अच्छी ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। तो तनिष्क का नाम तनिष्क कैसे पड़ा, मैं आज आपको बताता हूँ। टी फॉर टाटा, टी फॉर टाटा, हमारे रतन टाटा जी, है ना। क्या शानदार व्यक्ति थे। और फिर हमारा टी से टाटा हो गया और बाकी बचा हुआ क्या हो गया, अनिष्क। क्या हो गया, अनिष्क। तो ये अनिष्क हमारा कनिष्क के नाम का हो गया। किसके नाम का हो गया, कनिष्क के टाइम का। सौरभ सर, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आपने बता दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि कनिष्क के टाइम से सबसे प्योरेस्ट क्वालिटी ऑफ गोल्ड निकला गया है, मिला था हमको। कैसा गोल्ड, सबसे प्योरेस्ट क्वालिटी, सबसे बेस्ट क्वालिटी का गोल्ड हमको किसके टाइम पे मिला है पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में, कनिष्क के टाइम पे मिला है। किसके टाइम पे, कनिष्क। तो ये चीज याद रखेगा, इसी के नाम से आगे तनिष्क ज्वेलर बन जाता है। काफी सारे बच्चों का नाम भी माँ बाप क्या रख देते हैं, तनिष्क रख देते हैं, कि हमारा बच्चा भी बहुत आगे चलकर प्योर निकलेगा। ठीक है, बच्चा मीम देखता है इंस्टाग्राम में। और शक संवत इसने शुरू किया था, कब कब किया था, 78 एडी में शुरू किया था। और 57 बीसी में मैंने अभी आपको बताया था कौन सा संवत, विक्रम संवत शुरू किया था, है ना। किसने, हमारे राजा विक्रमादित्य ने। इसने अपनी राजधानी किसको बनाई, पुरुषपुर पेशावर। कौन सा तान, पाकिस्तान। किस तान को, पाकिस्तान में क्या है हमारा, पेशावर है, याद रहेगा। तो इसने पुरुषपुर पेशावर को अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा कौन सा, बौद्ध धर्म। हमारा बौद्ध धर्म हमने पढ़ा है ना, एक होता है हीनयान, एक होता है महायान। तो इसने कौन सा धर्म अपनाया, महायान को अपनाया। किसको, महायान बौद्ध धर्म, है ना। और चतुर्थ बौद्ध संगति, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट सेंचुरी, है ना, फर्स्ट सेंचुरी में हुई थी। कहां पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला हमारा आता है, देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, किसके बारे में बताई थी, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, और एक और बताया था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो मेरे प्यारे साथियों, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में हमको पता चलता है कि ये कनिष्क हैं। और कनिष्क का गला कहाँ गया, गायब है। मतलब हेडलेस स्टैच्यू ऑफ कनिष्क हमको कहाँ से पता चलता है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से पता चलता है। कैसा, हेडलेस, हेडलेस स्टैच्यू ऑफ कनिष्क। तो ये चीज भी मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखनी। भाई साहब का गला नहीं है, गायब हो गया है ना। कहाँ से पता चलता है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से पता चलता है। ठीक है, अगला हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है कनिष्क की। अगर मैं आपसे बात करूं तो साकेत, कौसंबी और पाटलिपुत्र पर इसने क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं विक्ट्रीज ऑफ कनिष्क, मतलब कनिष्क प्रथम की विजय की बात कर रहे हैं। तो साकेत, कौसंबी और पाटलिपुत्र में इसने विजय प्राप्त की। साम्राज्य का विस्तार किया कहाँ पे, मध्य एशिया में, अफगानिस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में और गंगा घाटी में। सोचिए कितना लंबा इसने विस्तार किया होगा अपने क्षेत्र का, है ना। और नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, चीनी सेनापति थे एक, चीनी सेनापति का नाम क्या था, पान चाओ, है ना। पान खाओ नहीं, पान चाओ। तो पान चाओ की सेनाओं को पराजित कर रेशम मार्ग के कुछ भागों पर अधिकार स्थापित किया था। किसने, हमारे कनिष्क भाई साहब ने। तो ये चीज आपको याद रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी एक और मैं अगर बात करूं तो पुरुषपुर पेशावर के आसपास के क्षेत्रों पर इसने क्या किया, अधिकार किया। ये कहां पे, हमारा पाकिस्तान वाले रीजन में है। और यहीं पर इसने क्या किया था, उसको ही अपनी राजधानी बना ली थी। किसको, पुरुषपुर, पाकिस्तान को। और कश्मीर को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। और कश्मीर कुंडलवन में ही क्या होती है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, कब होती है, फर्स्ट सेंचुरी में होती है, याद है। और कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कौन सा पुर, कनिष्कपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे है, कनिष्क कश्मीर में है ना। और देखिए वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सारनाथ, कौशंबी और पाटलिपुत्र पे भी भाई साहब ने विजय प्राप्त की थी। कहां कहां पे, सारनाथ कहां है मेरे प्यारे भाई, सारनाथ हमारे वाराणसी वाले रीजन में है। कहां पे है सारनाथ, वाराणसी। वाराणसी की बात याद है
कि वरुणा और अस्सी नदी को मिलाकर हमारा कौन बना था, वाराणसी बना था। ये चीज आपको याद रखनी है। कौन सा रीजन अगला आता है, कौशाम्बी, फिर हमारा आता है पाटलिपुत्र पर भी विजय प्राप्त की, फिर हमारा आता है गंगा घाटी तक कुषाण प्रभाव का विस्तार हमको देखने को मिलता है, और मालवा और मध्य भारत तक भी, मतलब मालवा वाले क्षेत्र, मतलब मध्य प्रदेश और मध्य भारत वाला जो रीजन था वहां तक भी इसने अपना विस्तार किया है ना। फिर अगला दोस्तों हमारा आता है, इसने क्या बौद्ध धर्म को अपनाया था, और भिक्षु थे हमारे जिनका नाम था सुदर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, किसके अंडर में, सुदर्शन के अंडर में इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो आपको ये चीज याद रखना है, किसके अंडर में, हमारे बौद्ध बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम था सुदर्शन। और चतुर्थ बौद्ध संगति का इसने क्या किया, आयोजन करवाया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल स्थान कौन सा था, कुंडल वन कश्मीर था, और अध्यक्ष कौन थे, हमारे वसुमित्र थे, है ना। देखिए मैंने आपको बताया था अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट कौन थे, अश्वघोष थे। अश्वघोष थे कि वसुमित्र थे, मेरे प्यारे भाई, वसुमित्र थे। तो अश्वघोष कौन थे सौरभ सर, अश्वघोष हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उपाध्यक्ष थे, किसके, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। किसकी बात हो रही है, अश्वघोष की, है ना, याद रखना। अश्वघोष हमारे क्या बने थे, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट बने थे, उपाध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट आता है हमारा बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान विभाजन हो गया था। जो हमारा बौद्ध धर्म था उसका डिवीजन हो जाता है इनटू हीनयान और महायान सेक्ट। तो ये चीज आपको याद रखना है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। उसके हमारे किसके समय पे हुई थी, कनिष्क के टाइम पे हुई थी। कनिष्क किस वंश के हैं, कुषाण वंश के हैं, है ना। और इनने अपनी राजधानी किसको बनाई, पुरुषपुर पेशावर को बनाई, याद रहेगा। लेकिन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कहां पर थी, कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। कब हुई थी, फर्स्ट सेंचुरी में हुई थी। तो ये चीज भी आपको याद रखना है ना। और देखिए कनिष्क के उत्तराधिकारियों की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। एक हमारे आते हैं वशिष्ठ, कौन आते हैं, वशिष्ठ। फिर हमारे आते हैं हुविष्क, फिर कौन आते हैं, हुविष्क। फिर हमारे आते हैं वासुदेव। तो इन तीनों का नाम याद रखना है ना। और वशिष्ठ का मथुरा एवं सांची से अभिलेख हमको प्राप्त होता है। और हुविष्क की अगर मैं बात करूं तो हुविष्कपुर का संस्थापक था ये हमारे, और शिव और विष्णु का उपासक था, मतलब इन शिव जी को और विष्णु जी को माना करता था। और वासुदेव अंतिम महान कुषाण शासक था। तो यहाँ पे हमारा कुषाण डायनेस्टी भी दोस्तों हमारा समाप्त हो जाता है। अब देखिए मैं आपको कुछ अपने फैक्ट्स बताता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रख लीजिएगा, बस हमारा खत्म है। मेंढर जो हमारा मिलिंद था, मिलिंद पन्हो मेंढर, एक हमने पढ़ा था यूक्रेटाइट्स और इरेथ्रेटाइट्स पढ़े, याद है ना। तो उनमें से हमारे एक डिमेट्रियस था। डिमेट्रियस के बाद हमारा उसका सेनापति मेंढर आता है। तो मेंढर की अगर मैं आपसे बात करूं तो मेंढर ने स्वर्ण मुद्राएं, दैट इज मेंढर वाज द फर्स्ट रूलर। मेंढर हमारा कैसा रूलर था, फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर था जिसने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। कैसे कॉइन, गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। तो मेंढर वाज द फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर हु इशूड गोल्ड कॉइन्स। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारी आती है डिमेट्रियस सेकंड, ही इशूड बाइलिंगुअल एंड बाइस्क्रिप्ट कॉइन्स, मतलब द्विभाषीय सिक्के किसने जारी किए थे, हमारे डिमेट्रियस द्वितीय ने किए थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा शाकाज, जो हमारे शक थे, इनने इनग्रेव्ड संवत डेट्स, इनग्रेव्ड मतलब हमारा होता है कि शक शासकों ने मुद्राओं पर संवत अंकित किया था। अंकित किया था मतलब उस पे क्रेविंग इनग्रेविंग करवाई थी, मतलब लिखवाया था सिक्कों के अंदर, है ना। फिर हमारे आते हैं कौन, रुद्रदमन इशूड रुद्रदमक सिल्वर कॉइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे रुद्रदमन थे उनने रुद्रदमक रजत मुद्रा जारी की थी, सिल्वर के कॉइन्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि पोस्ट मॉडर्न ट्रेड एक्सपेंडेड रैपिडली। यहां से हमारा पोस्ट मॉडर्न ट्रेड बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। देखिए अगला हमारा आता है, फिर से देख लो, मेंढर। मेंढर पहला था जिसने फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे इंडिया में। डिमेट्रियस सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट से एग्जाम में आता है, पहला ऐसा राजा था जिसने फर्स्ट बाइलिंगुअल कॉइन्स इशू किए थे इंडिया में। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा स्ट्रेटो टू, इसने लेड कॉइन्स शुरू किए थे इंडिया में, है ना। और नेक्स्ट आता है हमारा शाक रूलर्स। शाक रूलर्स ने क्या किए थे, मुद्राओं पर संवत अंकित जारी करवाया था, मतलब तिथि डेट्स लिखवाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और रुद्रदमन प्रथम की अगर मैं बात करूं तो इसने रुद्रमक सिल्वर कॉइन्स इशू करवाए थे। फिर हमारा आता है कौन, विमक एडफिसिस, इसने गोल्ड कॉइन्स इशू करवाए थे जिसमें हमारे शिव भगवान और नंदी जी बने हुए थे, है ना। और नेक्स्ट हमारा आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने कॉइन्स इशू करवाए थे जिसमें उसकी फोटो थी, वीणा वीणा लेकर बैठा हुआ था, वीणा हम बजाते हैं ना उसके साथ, है ना। और नेक्स्ट हमारा आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने सिल्वर के कॉइन्स इशू करवाए थे। एक हम पढ़ेंगे आगे चलकर गिट्टल और टका, तो वो सब भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। मुझे लगता है काफी बड़ा सेशन था, लेकिन मेरे ख्याल से मजा भी आया होगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये हमारा अभी तक का। और एक चीज आपको देखनी है, नो रिजल्ट नहीं आ रहे जीवन में, कोई बात नहीं, कीप वर्किंग, काम करते जाओ। बैड रिजल्ट्स, आपके फेलियर हो रहा है, चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, तब भी क्या करना है, आपको काम करना है। और ग्रेट रिजल्ट, आपका रिजल्ट आ गया है ना, कुछ अच्छा हो गया जीवन में, उसके बावजूद भी आपको क्या करना है, काम करना है।
इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी इज द की, है ना। आपको लगे रहना है। व्यूज आ रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई वीडियो 1 मिलियन चला गया, कोई बात नहीं, क्या करना है आपको, काम करना है। क्या करना है, काम करना है आपको, हमेशा कंसिस्टेंट रहना है अपने काम को लेकर, हमेशा सीरियस रहना है, लगे रहना है बिल्कुल आखिरी तक, और छोड़ना तो है ही नहीं, गिव अप तो करना ही नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। अगले सेशन में हम मिलते हैं। बहुत इंतजार रहेगा मुझे आप लोगों का फिर से। तो अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।